ठीक है, तो हमने अभी तक आपके डायरेक्ट टैक्सेस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस आपको समझ आ गए कौन कौन से होते हैं, हमने देखे थे। ठीक है, इसमें जो अबोलिश हो गए वो भी हमने देख लिए। देखो अबोलिश जो हो गए उन पे कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट टैक्सेस में एक अबोलिश वाला लिख के दे दे, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फ्री बेनिफिट टैक्स क्या होता है, आपने नाम ही नहीं सुना होगा तो फिर आप बोलोगे कि सर ने सब पढ़ाया, ये भी पढ़ा देते तो अच्छा रहता। तो डायरेक्ट टैक्सेस हमने देख लिया, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट तो पता ही है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं आपके, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिविजुअल पे नहीं लगते, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। जैसे आप बिस्किट खरीदो, ठीक है, आप मार्कर खरीदो, आप पेन खरीदो, आप नोटबुक खरीदो, आप कार खरीदो, ये सब गुड्स है। सर्विसेज जैसे अभी आप एजुकेशन, अभी आप पढ़ रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपसे जीएसटी लेते हैं आपकी फीस पे, जो आप फी देते हो उस पर हम जीएसटी लेते हैं। तो यह इंडिविजुअल पे नहीं लग रहा, या गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको आप अवेल करोगे, यू हैव टू पे सम टैक्स। तो आप देख रहे हो टैक्स सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं लगता है, इंडिविजुअल के अलावा गुड्स एंड सर्विसेज मतलब हर जगह टैक्स है। इस बार जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल से टैक्स लिया है एक्साइज की फॉर्म में, पेट्रोल और डीजल आपको पता है कि जीएसटी से बाहर है। क्यों जीएसटी से बाहर रखा गया है? जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स आप 28% ले सकते हो, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकते। लेकिन जो पेट्रोल डीजल है उस पर आपसे 100% से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है एक्साइज की फॉर्म। ठीक है, जैसे अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस जितनी भी है अगर उस हिसाब से आप देखो तो आपको पेट्रोल, अगर मैं मतलब बहुत ज्यादा लिबरल होके भी सोचूं तो पेट्रोल आपको 40 से 45 रुपए लीटर मिलना चाहिए। लेकिन इस पे स्टेट अपना टैक्स लगाता है। अभी ये आपका जीएसटी में नहीं गया तो स्टेट इस पे वैट लगाता है, जिसे हम स्टेट एक्साइज कहते हैं, और सेंटर अपनी ड्यूटी लगाता है जिसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ये दोनों टैक्स जो है आपके, ये इस 40-45 को 100 रुपए बना देते हैं। ठीक है, तो टैक्स बहुत ज्यादा हाई है, और अभी कोरोना के टाइम पे ये टैक्स और बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट का पैसा कम है तो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो ये किसकी जेब से जा रहा है? जेब से तो आपकी से जा रहा है। पहले अगर 2 रुपए भी बढ़ जाता था तो टैक्स लोग सड़कों पे उतर आते थे, न्यूज़पेपर में आ जाता था। आजकल कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्यों नहीं आ रहा ये तो आप जानो, ये मीडिया जानो। ठीक है तो टैक्स जो होता है वो हर चीज पे टैक्स है। आज की डेट में टैक्स बहुत ज्यादा है। आपके पेट्रोल डीजल इतना महंगा है इसलिए क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा टैक्स है। ठीक है, टैक्स आप ज्यादा लगा रहे हो एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में आप कभी कर लेना, सर्च करके देखना, या फिर आप है ना गवर्नमेंट का जो आता है डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है, आप है ना नेट पे सर्च करके देखना टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो या फिर कभी आप बिल बिल वो पेट्रोल डीजल भरवाने जाओ तो उससे बोलो मेरे को डिटेल्ड बिल दो कि कितना इस पे टैक्सेस वगैरह लगा है वो सब। ठीक है, तो ये है आपका डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, तो आपका गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी आप खरीदोगे गुड्स या सर्विसेज अवेल करोगे तो आपको उस पर टैक्स देना है। जैसे आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, ठीक है, लंच डिनर आप करने गए तो वहां पे सर्विस टैक्स जो अब जीएसटी में चला गया। ठीक है, ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके जीएसटी में चले गए। हम ये नहीं कह सकते कि सारे जीएसटी में चले गए। देखो जीएसटी भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेकिन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी में नहीं गए, क्योंकि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जैसे ये हो गया पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है लेकिन ये नहीं गया जीएसटी में। वैट हो गया ऑन पेट्रोल डीजल, ये भी नहीं गया आपका। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड, कभी भी ये आपका एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। सब्ज्यूम्ड मींस इंक्लूडेड। जीएसटी में ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके चले गए लेकिन सारे नहीं गए। अभी अल्कोहल पे जो टैक्स है वो नहीं गया। अभी आगे देखेंगे कौन कौन से एग्जेम्प्टेड है,
और उसका कारण एक ही है, ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, उसका कारण एक ही है कि गवर्नमेंट अगर जीएसटी में उनको डाल देगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अल्कोहल पे भी आपका 100 से ऊपर टैक्स, 100% से ऊपर टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, लोगों को जिस चीज की लत होती है, दो चीजें हैं, ठीक है, या तो आपको किसी चीज की लत है, ठीक है, आप हैबिचुअल हो चुके हो, एडिक्ट हो चुके हो, एक तो ये, या दूसरा ऐसा आइटम जो नेसेसिटी है आपकी, ठीक है, जो नेसेसरी आइटम है आपके लिए, ठीक है। तो नेसेसिटी और आपका दूसरा, ये आपका एक नेसेसिटी और दूसरा आपका हैबिचुअल और एडिक्ट। तो हैबिचुअल और एडिक्ट में आपका क्या आ जाता है, अल्कोहल। तो बंदा कितना, बंदा कभी नहीं पूछता है वहां पे जाके कि कितने की है, इस पे कम कर दे, नहीं, जितने की दे दे, क्योंकि ये एडिक्शन है। नेसेसिटी क्या है, पेट्रोल डीजल, गाड़ी में डले गई, अगर आपको गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल डीजल उसमें यूज हो गई। अब यहाँ पे टैक्स लगाए तो भी आपको खरीदना है, टैक्स नहीं लगाए तो भी आपको खरीदना है। तो गवर्नमेंट को भी पता है कौन सी ऐसी चीज है जो खरीदनी है लोगों को, ठीक है। तो ये ऐसी चीज है, और फिर गवर्नमेंट इसमें क्या है, अपना वो भी दे सकती है, ठीक है, अपना बचाव भी कर सकती है, अपना डिफेंस दे सकती है कि पेट्रोल डीजल अगर सस्ता कर देंगे, ज्यादा लोग चलाएंगे गाड़ियां, ज्यादा पॉल्यूशन होगा। बात तो ये भी सही है कि फिर तो लोग घर से और पार्क तक भी जाएंगे टहलने तो बाइक लेके जाएंगे, अभी पैदल जाएंगे। दूसरा, अगर इस चीज को सस्ता कर देंगे अल्कोहल को, तो ज्यादा लोग पिएंगे, ठीक है, उससे इकोनॉमी, वो लोग बर्बाद हो जाएंगे, नौकरी पे आएंगे ही नहीं, पी के पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास डिफेंस है, अपने पॉइंट है, अपने आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ऐसा काम वो फूड आइटम्स पे नहीं कर सकती है। बढ़ाने को तो वो आज फूड आइटम्स पे भी बढ़ा दे, लेकिन यहाँ पे क्या एक्सक्यूज देगी, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट। इसलिए कुछ एसेंशियल आइटम जो हैं, जो सब यूज करते हैं, उन पे टैक्स आपने 0% रख दिया। लेकिन जो आपके डीमेरिट आइटम्स हैं, डीमेरिट आइटम्स जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है या इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं है, जैसे आपका अल्कोहल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, या फिर आपका गोल्ड हो गया, ज्यादा गोल्ड खरीदोगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, इसलिए इन पे गवर्नमेंट ने ज्यादा अपना टैक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस इस तरीके से लगाए जाते हैं कि जो आपके एसेंशियल आइटम्स होते हैं, एसेंशियल आइटम्स पे हमेशा 0% लगाएंगे या कम लगाएंगे, 5%, जो हमारा जीएसटी। और जो आपके डीमेरिट आइटम्स होते हैं, डीमेरिट या लग्जरी आइटम्स, ठीक है, डीमेरिट और लग्जरी आइटम्स में आकर क्या आ गया, तो सिगरेट यानी टोबैको, ठीक है, अल्कोहल, गोल्ड, एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिगरेट, टोबैको, ठीक है, अल्कोहल, गोल्ड, ये जो चीजें इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है, या फिर आदमी के लिए, किसी इंडिविजुअल के हार्मफुल है, सिगरेट पियोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, टोबैको से प्रॉब्लम, अल्कोहल से प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा गोल्ड खरीदोगे, बाहर से लाओगे, इंपोर्ट करोगे, तो उस पर गोल्ड की वजह से हमारा यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। और गोल्ड कोई ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं पहनोगे तो मर जाओगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन हमें नेचुरल एफिनिटी क्यों है गोल्ड के लिए, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आगे देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे, वहां इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स देखेंगे, वहां आपको बताएंगे कि कैसे गोल्ड आपको प्रिवेंट करता है इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जब पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड की प्राइसेस भी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेंगी, तो वो हमेशा आपको ज्यादा प्राइस देके जाता है। इसलिए गोल्ड में नेचुरल एफिनिटी, और गोल्ड की सप्लाई कम है, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो हमेशा उसकी प्राइसेस हाई रहेगी, ठीक है। ठीक है। अब बड़ा पाव के पीछे मत पड़ो, अब इधर आ जाओ, ठीक है। देखो, लिकर कंजम्पशन इज बैड फॉर हेल्थ, ठीक है, हार्मफुल फॉर हेल्थ लिखा होता है उसमें, लेकिन पता है ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि कोई अगर उसको मना करता है काम मत कर, उसको करके जरूर देखेगा कि कैसा है, ठीक है। तो अनलाइक
डायरेक्ट टैक्सेस, दिस टैक्सेस आर नॉट लिवाइड ऑन इंडिविजुअल्स, लेकिन आप मत करना ऐसा काम, बट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दिस टैक्स इज नॉट लिवाइड ऑन प्रॉफिट, इनकम और द रेवेन्यू ऑफ एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी। उन पे नहीं लगता है, ये तो आपका गुड्स एंड सर्विसेज। ये टैक्स एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ट्रांसफर। ठीक है, आप जमा नहीं कराते हो, आप किसी को देते हो, वो आपके भी आप पे जमा कराता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आप पे लगता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपने साबुन खरीदना है, आप गए साबुन खरीदने, आप टैक्स पे करके आओगे। आपने बोला मेरे लिए साबुन खरीद दो, मैं खरीदूंगा तो मैं टैक्स पे करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर नहीं होता था। जो कमा रहा है, जो कमा रहा है उसी को टैक्स पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रांसफरेबल है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आता है आपका सेल्स टैक्स। फर्स्ट इज योर सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स क्या बोलता है आपका? सेल्स टैक्स में होता क्या है, जब भी कोई प्रोडक्ट बिकता था आपका, ठीक है, पहले जब भी कोई आपका प्रोडक्ट बिकता था, आप एक बात तो ये ध्यान रखो कि सेल्स टैक्स आज की डेट में आपका हट चुका है। पहली चीज तो ये, सेल्स टैक्स के बाद आया था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और वैल्यू एडेड टैक्स के बाद अब आया है आपका जीएसटी। तो सेल्स टैक्स आप ऐसे समझो अभी तो है नहीं है, हटा दिया अब तो हमने इसको वैट, इसकी जगह वैट आ गया था, और वैट की जगह अब जीएसटी आ गया। सेल्स टैक्स ऐसे जब भी कोई सामान बिकेगा, जैसे कोई चीज है आपकी 100, मान लो कोई चीज आपकी 1000 की, कोई भी चीज है 1000 रुपीज की, इस पे 10% टैक्स लगता है। तो सेल्स टैक्स में क्या होता है, जितनी बार बिकेगी इस पे उतनी बार टैक्स लगेगा। जैसे मान लो इससे किसी ने, फर्स्ट पर्सन ने खरीदा, तो 100,000 का 10%, 100, तो उसको कितने की मिलेगी? 1000 प्लस 100, 1100। अब दूसरे पर्सन ने खरीदा आगे ये सामान, तो इस पे फिर 10% टैक्स जोड़ दो। किसका 10%? इसका 10%। तो 1100 का 10%, 110। तो अगले को कितने की मिलेगी? 1210। तो ऐसे आगे जाके टैक्स पे टैक्स लगता जाएगा। देख रहे हो आप, 10% लगा इस पे, फिर जो आया अमाउंट उस पे 10% लगेगा, फिर आगे जाके इस पे 10% लगेगा, ऐसे आगे जाके 10% लगता जाएगा। जैसे मान लो होलसेल डीलर है, होलसेल डीलर से आपने, किसी रिटेलर ने सामान खरीदा, उस रिटेलर से किसी और रिटेलर ने खरीदा, उससे आपने खरीदा, यहाँ पे कंज्यूमर है। तो एक बार टैक्स यहाँ पे लगा, दूसरी बार टैक्स यहाँ पे लगा, तीसरी बार टैक्स यहाँ पे लगा। आप पे सारा पैसा आपकी जेब से जाएगा, टैक्स का सारा पैसा तो ये आपकी जेब से लेंगे ना, फाइनल कंज्यूमर की जेब से। इसने टैक्स का पैसा इससे लिया, इसने टैक्स का पैसा इससे लिया, और ये सारा पैसा आपसे ले। तो जो सेल्स टैक्स था, इसमें क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स लगता था। टैक्स पे टैक्स लगता जाएगा। चेन में जितने लोग होंगे, जितने ज्यादा चेन, जितनी बड़ी चेन होगी उतना ही ज्यादा टैक्स लगेगा। तो अगर कोई मोबाइल आपका 10,000 रुपए का मान लो, और वो अगर यहाँ पे 4 जगह से 5 जगह से गुजरा, और लास्ट में आके आप खरीद रहे हो, तो सोचो कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। 10% यहाँ पे, फिर टोटल अमाउंट आएगा उस पर 10%, यहाँ पे फिर टोटल अमाउंट आ गया उस पर 10%, फिर उस पर 10%, फिर उस पर 10%। इसको कहते हैं हम कैस्केडिंग। दिस इज नॉन एज कैस्केडिंग। कैस्केडिंग इफेक्ट था सेल्स टैक्स में। ठीक है, इसको हटा दें। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स पे टैक्स लगना, टैक्स ऑन टैक्स इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैस्केडिंग का। ये तो टैक्स ऑन टैक्स एक ही आइटम पे लग रहा है, आपका कोई एक आइटम है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आइटम पे टैक्स लगे, उसकी वजह से दूसरी चीजों पे टैक्स बढ़ जाए, या वो दूसरी चीजें महंगी हो जाए, वो भी कैस्केडिंग है। जैसे पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल पे आप टैक्स बढ़ाओगे, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ेगी,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, अपने आप इन्फ्लेशन आ जाएगा, चीजों की प्राइसेस बढ़ जाएगी, चीजों को आपको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे टैक्स बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्राइसेस बढ़ी, उसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस बढ़ी। ये भी कैस्केडिंग है। यहाँ पे कैस्केडिंग किसकी वजह से हो रही है? इसकी वजह से। एक चीज पे आपने टैक्स लगाया, उसकी वजह से बाकी चीजों की प्राइसेस बढ़ने लगी। दिस इज ऑल्सो कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्राइसेस बढ़ती जा रही है, किसकी वजह से? आप टैक्स बढ़ा रहे हो किसी एक चीज पे, उसकी वजह से आगे प्राइसेस बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक ही चीज में कैस्केडिंग हो रही थी, आपका कोई प्राइस 10,000 है, उस पर 10% लगेगा, फिर इन दोनों का जो टोटल आया उस पर 10% लगेगा, फिर यहाँ पे इन दोनों का जो टोटल आया उस पर 10% लगेगा। तो ऐसे कैस्केडिंग में, और फाइनली वो पैसा किसको देना पड़ रहा है? कंज्यूमर। तो सोचो कंज्यूमर से अगर 10% यहाँ पे लगा, 10% यहाँ पे लगा, 10% यहाँ पे लगा, इफेक्टिवली ये देखो 30% नहीं होगा, 30% नहीं है ये, क्योंकि जब आप इन पे इस पे और निकालोगे तो 30% से ज्यादा होगा। थोड़ा वो सी सेट पढ़ा करो इसलिए। ठीक है, आप इतना समझो कि जो 10,000 की चीज है, हो सकता है वो आपको 15,000 के मिल रही हो, आपको 16,000 के मिल रही है, 5-6 हजार रुपए उस पर टैक्स लग के आ रहा है। वो टैक्स किसकी जेब से जा रहा है? फाइनली आपकी जेब से जा रहा है। तो सेल्स टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए सेल्स टैक्स को हटा दिया गया और उसकी रिफॉर्म किया गया, इसको रिफॉर्म किया गया, क्योंकि कन्वीनियंट नहीं है ना, आपके लिए बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसको रिफॉर्म करके वैट बनाया गया। ठीक है, तो सेल्स टैक्स देखो, कोई भी प्रोडक्ट जितनी बार बिकता था उस पर सेल्स टैक्स होता है। एनी प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड इज सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। द प्रोडक्ट कैन बी ईदर प्रोड्यूस डोमेस्टिकली और बी इंपोर्टेड, बाहर से भी लाके आप बेच सकते हो। The government subject the seller of the product to the sales tax, who can then pass it to the buyer. फाइनली पास किसको कर देता था? बायर। और सेल्स टैक्स आपका हर स्टेट के लिए अलग अलग होता था। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये थी, सेल्स टैक्स आपका यूनिफॉर्म नहीं था, इट वाज नॉट यूनिफॉर्म। हो सकता है J&K में सेल्स टैक्स आपका 10% हो, और हो सकता है वही सेल्स टैक्स आपका राजस्थान में 12% हो, और हो सकता है वही आपका पंजाब चले जाओ तो पंजाब में वो आपका 8%, या फिर आप हिमाचल चले जाओ तो हिमाचल में वही टैक्स आपका 6%। अब क्या होगा ऐसे में? मेरे को कोई गाड़ी खरीदनी होगी तो मैं हिमाचल से ले आऊंगा, ज्यादा कुछ सामान खरीदना होगा थोड़ा महंगा तो मैं हिमाचल जाके लेके आ जाऊंगा अगर मेरे पास पड़ता है, या फिर अगर राजस्थान में रहता हूँ पास में जो पड़ता है इनमें से वहां से ले आऊंगा। तो उससे क्या होगा? मेरे स्टेट का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, उसको टैक्स ही नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर कोई जा नहीं सकता उसको बेचारे को वही चीज यहाँ पे महंगी मिलेगी। तो सेल्स टैक्स यूनिफॉर्म नहीं था, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग सेल्स टैक्स था। ठीक है, तो सेल्स टैक्स लिवाई कौन करती थी? लगाता कौन था? आपका सेंटर, और वो जितना पैसा इकट्ठा होता था वो सारा स्टेट्स को दे देता था। ठीक है, और सेल्स टैक्स से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था स्टेट्स में। पहले जो ये लिकर विकर सब पे सेल्स टैक्स लगाते थे, जिसको आज की डेट में हम वैट कहते हैं या जीएसटी कहते हैं, वो पहले सेल्स टैक्स था। आप इतना समझ लो, सेल्स टैक्स अब खत्म हो गया, हर चीज पे सेल्स टैक्स। पहले टैक्सेशन बहुत खतरनाक था हमारे यहाँ पे, टैक्स और ज्यादा थे पहले टैक्सेस। पहले हमें ज्ञान भी नहीं था ना कि टैक्स किस तरीके से लगते हैं। अब तो हमें ज्ञान है, हम कोई चीज खरीदते तो देखते हैं वो कितने की, उस पर टैक्स कितना लगा हुआ है, जीएसटी कितना है। पहले हमें पता ही नहीं होता था, टैक्स पे टैक्स लगा देते थे, पता ही नहीं होता था ओरिजिनल कितने की आई है, उस पर कितनी बार टैक्स लगा। फाइनली आपको पे करना पड़ता था वो सारा का सारा। ठीक है, हाँ ये जो मैंने बताया इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की मेरी एक पूरी सीरीज भी मैंने चलाई थी। ठीक है, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो आपका टैक्स ऑन टैक्स लगता है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। 1,000 रुपये लगेगा, 10% इसका, तो ये 1,100 हो गया। इस पे इसका 10% लगेगा, 1,210 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका लगता रहेगा। इसका 10% 100 है, तो कितना हो गया? 1,210। फिर इस पे इसका 10% लगा लो, 1,210।
तो वो 1331 हो जाएगा। इस तरीके से लगता रहेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जो आपका सेल्स टैक्स था उसमें कौन सा किस तरह का आपका लगता था टैक्स, इस तरह का टैक्स ऑन टैक्स, तो चीजें बहुत महंगी हो जाती थी, इसलिए इसको हटा। समझ आ गया आपको? ठीक है। तो सेल्स टैक्स सिंपल है। अब आज की डेट में ज्यादा इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा सेल्स टैक्स, वैट और जीएसटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखो कि सेल्स टैक्स किस पे लगता था जब भी कोई चीज बिकती थी। सर्विस टैक्स, कोई भी आप सर्विस अवेल करोगे उस पर लगता है। जैसे एजुकेशन अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपसे हम सर्विस टैक्स लेते हैं। अब तो वो जीएसटी, ये भी जीएसटी में चला गया। अभी हमें अल्टीमेटली जीएसटी पढ़ना है। इन सबको पढ़ने के बाद जो अल्टीमेट टैक्स है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, वो है जीएसटी। ठीक है। क्योंकि जीएसटी में 90% चीजें इंक्लूड हो चुकी है, जो 10% चीजें वो इंक्लूड बाद में हो जाएंगी और शायद ना भी हो, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को बहुत टैक्स मिलता है। ठीक है। तो जीएसटी में आपका सर्विस टैक्स जो है आपका, सर्विस टैक्स कोई भी सर्विस आप अवेल करोगे, आप रेस्टोरेंट जाते हो वहां पे भी आप सर्विस अवेल करते हो। ठीक है। आप टेलीकॉम में आप ये फोन वगैरह के रिचार्ज कराते हो, इसमें भी आप सर्विस अवेल कर रहे हो, तो वो भी आपसे टैक्स लेते हैं। Service tax is applicable on services provided by companies. Unlike sales tax, it is not charged on every sale. हर सेल पे नहीं लगता है। ठीक है। सर्विस टैक्स तो आपका एक बार आपने खाना खाया तो उसी पे लगेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी बार खाना खाने गए तो पहले वाले टैक्स में ऐड करके आपको डबल टैक्स लगाएगा नहीं। ठीक है। और जो आपसे टैक्स लेता है, ठीक है, वो अपना सारा टैक्स आपका जमा करके और फिर बाद में मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे जमा कराता है गवर्नमेंट को। ठीक है। ओके। जैसे आपने सर्विस टैक्स दिया, फिर वो सारे का सारा सर्विस टैक्स जितना भी आया वो मंथली या क्वार्टरली जाके फिर गवर्नमेंट को जमा कराता है। आजकल वो जीएसटी। ठीक है। तो सर्विस टैक्स आपका सर्विसेज पे लगता है, आपको इतना याद रखना है। अब आया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद ये कब आया आपका? 2017 में, 1 जुलाई 2017। पहले प्लानिंग थी 1 अप्रैल से इसको करने की, 1 अप्रैल 2017 से करने की, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि बिकॉज ऑफ अपोजिशन बाय स्टेट्स। स्टेट्स को तो अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, वो देखेंगे। दूसरी चीज क्या है, जीएसटी का जो आपका फ्रेमवर्क है, जीएसटी का जो आपका फ्रेमवर्क है वो आपका 2000 से चल रहा है। 2000 से इस पे काम चल रहा है कि जीएसटी लाना है, जीएसटी लाना है, जीएसटी लाना है। 17 साल बाद जीएसटी आया है। ठीक है। तो जीएसटी के बहुत फायदे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीएसटी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसमें अगर सब भी इंक्लूड कर दे, पेट्रोल डीजल, अगर हर चीज को इंक्लूड कर दे तो और ज्यादा बेटर है। भले से आप एक स्लैब और बना दो, कम से कम ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अभी क्या है, पेट्रोल, डीजल, लिकर, कुछ भी है, टैक्स तो किसी इंडिविजुअल की जेब से जा रहा है या हमारी जेब से जा रहा है। अब इसमें हमको पता नहीं कि कितना टैक्स लग रहा है। कभी आपका 100% टैक्स है, कभी उस पर 150% टैक्स, कभी 80%, कभी नहीं, मतलब चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज करती रहती है। लेकिन अगर आपने स्लैब फिक्स कर दी, जैसे आपने उसमें की हुई है 0, 5, 12, 18, 28, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, 18 वाले को 28 में डाल सकते हो, या 18 वाले को 12 में डाल सकते हो, या 5 वाले को आप 12 में डाल सकते हो। मतलब स्लैब्स में ही चेंज कर सकते हो। आप किसी प्रोडक्ट को एक से उठा के दूसरे में डाल सकते हो। लेकिन आप ऐसा थोड़ी ना है, आप किसी इनमें से कोई प्रोडक्ट इसमें है उस पर आप बोलो अचानक से हम तो 50% टैक्स लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन स्लैब्स में जो आर्टिकल्स आपके पड़े हुए हैं, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज पड़ी हुई है, उस पर आपने फिक्स कर दिया। तो कम से कम मुझे पता है कि मैं ये सर्विस अवेल करूंगा तो 18% टैक्स देना, अगर मैं ये चीज खरीदूंगा तो उस पर 28% टैक्स देना। उस हिसाब से मैं अपना बजट बनाऊंगा या देखूंगा खरीदनी है नहीं खरीदनी। लेकिन पेट्रोल डीजल पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे लगता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर हो गया, मैं कह रहा हूँ यार देखो कितनी महंगाई हो गई। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया और ये क्या कर रहे हैं, ईरान और ये रशिया क्या कर रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, उनकी गलती नहीं है। वहां से पेट्रोल आपको इतना महंगा थोड़ी ना मिलता है, वहां से तो आपको सस्ता मिलता है। अब मुझे तो पता है कि यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है, वैट लग रहा है। जिसको नहीं पता वो तो सोचता ही रहेगा कि कैसे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, और महंगा होता जा रहा है। जबकि बाहर प्राइसेस कम होती है तब भी हमारे यहाँ महंगा रहता है। तो उसका कारण क्या है, यहाँ पे टैक्सेस बहुत हाई है।
लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पेट्रोल डीजल महंगा ही रहना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा टैक्सेस गवर्नमेंट ले रही है वो गलत है, सही है, वो अपनी जगह पे गलत है। टैक्सेस आपको इतने हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा रहने से क्या फायदा है? लोग ज्यादा गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, ज्यादा गाड़ियां चलाएंगे नहीं। डीजल तो आपको पता है कितना पॉल्यूशन करता है। ठीक है, गाड़ी खरीदना बहुत आसान, आप ईएमआई पे खरीद लो। लेकिन महंगा क्या पड़ता है? पेट्रोल डीजल। अगर पेट्रोल डीजल को बहुत सस्ता कर दूंगा तो फिर लोग चक्कर काटेंगे यहीं के, कॉलेज के, स्कूल्स के, वहीं खड़े रहेंगे। ठीक है, बाइकें खरीद लेंगे महंगी महंगी, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, सब इन चीजों में लग जाएंगे। ठीक है, फिर खत्म। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे रीप करोगे आप? जो आपके यहाँ युवा है उसको कैसे आप स्किल्स दोगे? वो तो अपनी सारी स्किल्स बाइक स्टंट्स पे या कार स्टंट्स पे दिखा देगा, या दिन भर कार बाइक स्टंट्स मारता रहेगा, इधर घूमता रहेगा उधर घूमता रहेगा। तो पेट्रोल डीजल थोड़ा सा महंगा रहना जरूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है? पॉल्यूशन नहीं होगा तो आपका एनवायरमेंट बचा रहेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद जहां लोग बाइक से जाते थे, लोगों ने क्या किया? साइकिल्स खरीद ली है, या फिर लोग पैदल जाते हैं, या लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा होना अच्छा भी है। ठीक है, तो ये है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट विल टेक अवर वन क्लास, फुल कंप्लीट क्लास लेकर। एंड यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, आपके इससे पिछले से पिछले साल तो इस पे ऐसे ही पूछ लिया था, 250 मार्क्स। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पढ़ने के बाद अपनी क्लास में। ठीक है, दिस टैक्स इज अप्लाइड एट द कंजम्पशन स्टेज। ठीक है, कंजम्पशन मतलब जब कोई चीज कंज्यूम होगी, जैसे मान लो कोई चीज खरीदी जाएगी, तब ये टैक्स लगेगा। वही सेल्स टैक्स वाला हिसाब है। जीएसटी भी हर स्टेज पे अप्लाई होता है, सेल्स टैक्स की तरह। जीएसटी इज अप्लाइड एट एवरी स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन वेरेवर कंजम्पशन टेक्स प्लेस। लेकिन खास बात यह है कि सेल्स टैक्स की तरह यहाँ पे कैस्केडिंग हो नहीं पाएगी। उस कैस्केडिंग को हम रोक लेंगे, इसलिए जीएसटी अच्छा है। जीएसटी में होता वैसे ही है, टैक्स पे टैक्स लगता जाएगा, लेकिन वो टैक्स आपने पे नहीं करना, वो कंज्यूमर ने पे नहीं करना है। वो कैसे होगा वो देखेंगे। ठीक है, सेल्स टैक्स के बाद उससे बेटरमेंट जो हुआ, उससे बेटर जो टैक्स आया वो वैट था। वैट से बेटर जो टैक्स आया वो जीएसटी। जीएसटी में क्या फायदे हैं? सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर को। कंज्यूमर पे जो पहले टैक्स और टैक्स लग के कंज्यूमर से फाइनली पैसा लिया जाता था, वो कंज्यूमर को नहीं देना। तो इसलिए जीएसटी आपका अच्छा टैक्स है। ठीक है, तो जीएसटी हम तीनों एक साथ कंपैरिजन करेंगे एक एग्जांपल से, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, वो जीएसटी में देखेंगे। तो ये आपका जीएसटी। जीएसटी के लिए आपको जो पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि सारे टैक्सेस इंक्लूड नहीं हुए हैं जीएसटी में। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव नॉट बीन इंक्लूडेड। अधिकतर इंक्लूड हो गए लेकिन सारे नहीं हुए। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट अभी मैंने आपको बताया। सेल्स टैक्स, उसके बाद वैट, उसके बाद जीएसटी। ठीक है, यहाँ से मैं मोबाइल खरीद के लाया, कोई आप 10,000 का मोबाइल कोई खरीद के लाए, वैट क्या बता रहा हूँ एग्जाम्पल, उस पर आप टैक्स दे के आओगे कुछ, मान लो 1,000 रुपीज टैक्स दिया, 11,000 का हो गया। उसमें आप कुछ वैल्यू ऐड करोगे, पैकिंग वैकिंग करोगे, 500 रुपए अपने उसके ऐड कर दिया आपने। फिर इस पे आप आगे, इस पे 10% टैक्स हो, इसका 10% 1150, ये इस पे ऐड करके आप आगे बेचोगे। आपने ये वैल्यू ऐड करी ना 500 रुपए, तो उसका आपने टैक्स छोड़ लिया। तो वैल्यू एडेड टैक्स में इस तरीके से काम करता है। लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स आपका सेल्स टैक्स से बेटर था, और जीएसटी इससे बेटर है। वैट की क्या खास बात थी? वैट और जीएसटी की क्या खास बात है? दोनों की आप एक पॉइंट याद रखो, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। वैट और जीएसटी दोनों की खास बात है, इनमें इनपुट क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन दोनों की खास जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो सेल्स टैक्स में नहीं था। सेल्स टैक्स में ये एब्सेंट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है ये आपके टैक्स ऑन टैक्स को बचा देता है।
कैस्केडिंग को रोक देता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैस्केडिंग को रोक देता है। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला जो इनपुट क्रेडिट सिस्टम हम बोल सकते हैं इसको, इनपुट क्रेडिट सिस्टम। इनपुट क्रेडिट सिस्टम आपके टैक्स ऑन टैक्स को बचा देता है। वो एक एग्जांपल से तीनों को देख लेंगे जीएसटी जब शुरू करेंगे तब। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझो कि वैट और जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला सिस्टम होता है, जिसकी वजह से टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता है। और या एक लाइन में आप ये समझ लो कि एक बार जो टैक्स लग गया, जैसे यहाँ पे ये जो 1000 टैक्स लग गया, ये बार बार नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा बस। आगे की चेन में ये टैक्स नहीं लगेगा। तो ये टैक्स अगर इसको आप निकाल दोगे आगे की चेन से, तो इस पे जो टैक्स लगता था और ये जो ऐड होता था वो सब खत्म हो गया। तो एक बार जो टैक्स लग गया वो दोबारा नहीं लगेगा, वो दोबारा पे नहीं करना है किसी को। दैट इज इनपुट क्रेडिट सिस्टम। इनपुट क्रेडिट सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि टैक्स ऑन टैक्स को रोक देता है ये, और कैस्केडिंग इफेक्ट को रोक देता है। ठीक है, एग्जाम्पल जब लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो हम जीएसटी में देखेंगे। ठीक है, वैट इज लिवाइड ऑन प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट अदर देन कमोडिटीज सच एज फूड एंड एसेंशियल ड्रग्स, इन पे तो जीएसटी भी नहीं लगता है। ठीक है, वैट भी नहीं लगता था। आप फूड एंड एसेंशियल ड्रग्स पे आप लगा ही नहीं सकते, वो तो सबके लिए, लगाओगे तो गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे तो। ठीक है, दिस टैक्स इज प्लेस्ड एट स्टेज इन द सप्लाई चेन वेयर वैल्यू इज एडेड, वो मैंने अभी आपको समझा ही दिया। और इस पे इसको कौन लगाता था? आपका स्टेट गवर्नमेंट। वैट को आपका स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। वैट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। जो सेंटर का वैट होता है उसे हम एक्साइज करते हैं। सेंटर के केस में वैट वर्ड यूज नहीं होता है, सेंटर के केस में एक्साइज वर्ड यूज होता है, और जब स्टेट के रेस्पेक्ट में वैट यूज होता है। स्टेट एक्साइज को वैट कहते हैं, ये समझ लो आप। वैट आपका जो है वो स्टेट के रेस्पेक्ट में यूज होगा। वैट जैसा वर्ड सेंटर के लिए यूज नहीं होता, सेंटर के लिए जो वर्ड यूज होगा वो एक्साइज। ठीक है, तो आपका ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। दूसरी खास बात क्या थी वैट की, जैसे सेल्स टैक्स के रेट अलग थे, सेल्स टैक्स के आपके सारे रेट अलग अलग थे, ऐसे वैट के रेट भी अलग थे। कहीं पे वैट 0% हो सकता है एक चीज पे, कहीं पे 5% हो सकता है, कहीं पे वही 12% हो सकता है, कहीं पे वो 15% हो सकता है। आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा बहुत से स्टेट्स, आपका जे.एंड.के भी ले लो और भी बहुत सारे स्टेट्स है, जहां पे लोग क्या करते हैं, चंडीगढ़ से बहुत गाड़ियां खरीद के लाते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में वैट काफी कम था। अब तो जीएसटी आ गई, अब तो सब जगह यूनिफॉर्म हो गया। तो क्या होता है, अगर आप बड़े कोई महंगी गाड़ी खरीद रहे हो, ऑडी वगैरह खरीद रहे हो, अगर उस पर आपका आपके स्टेट में 12% 10% लगता है, और दूसरे किसी यूटी में या स्टेट में 5% लग रहा है, तो आप वहां से खरीद के लाओगे, बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जाने में और आने में कितना ही खर्चा हो जाएगा। जाते वक्त चले जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या किसी से, आते वक्त अपनी गाड़ी में आ जाओ। तो उससे क्या होता था, आपके स्टेट को तो डेवलपमेंट होगा नहीं, दूसरे स्टेट से आप या यूटी से आप ला रहे हो खरीद। तो वैट में और सेल्स टैक्स में दोनों में ये दिक्कत थी। हाँ, लेकिन वैट में एक फायदा क्या था, वैट में इनपुट क्रेडिट सिस्टम था। तो सेल्स टैक्स जो है वो तो सबसे प्रॉब्लमेटिक था। वैट में आपका इनपुट क्रेडिट सिस्टम जरूर है, वैट में इनपुट क्रेडिट सिस्टम जरूर है था, वो कैस्केडिंग को रोकता था। लेकिन ये वैट आपका सिर्फ गुड्स पे अप्लाई होता था। वैट सिस्टम गुड्स पे अप्लाई होता था, ये वाला सिस्टम। सर्विसेज में इनपुट क्रेडिट सिस्टम नहीं था, सिर्फ गुड्स पे अप्लाई होता था इनपुट क्रेडिट सिस्टम, सर्विसेज बाहर थी। जबकि जो जीएसटी है उसमें आपका इनपुट क्रेडिट सिस्टम गुड्स पे भी अप्लाई होता है, सर्विसेज पे अप्लाई होता है, और साथ में सबसे बड़ी खास बात क्या है जीएसटी की, रेट्स यूनिफॉर्म है। अगर किसी चीज पे 5% वैट लगता है, उसमें आप इंडिया में किसी भी कोने में चले जाओ, उसपे 5% वो जीएसटी लगता है। अगर 5%, तो उसपे 5% जीएसटी लगेगा। पहले वैट में ऐसा था कि अगर मेरे राजस्थान में 5% लगता है, ठीक है, अगर मैं जे.एंड.के गया तो जे.एंड.के में मान लो उस पर 10 लगता है, अगर मैं पंजाब गया तो उसमें पता चला 15 लगता है।
कहीं दिल्ली गया तो उस पर लगा 9% लगता है। यानी आपका वैट और सेल्स टैक्स जो था वो नॉन यूनिफॉर्म था, वो स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करता था कि कितना लगाना है। लेकिन अब क्या है, इसलिए तो स्टेट्स बोलते हैं कि यार तुमने वैट को इसमें इंक्लूड कर दिया जीएसटी में, अब तो तुम डिसाइड करते हो सब। इसलिए स्टेट्स को एक तो प्रॉब्लम ही है, उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो गई एक तरह से। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, अगर एक देश है, वन नेशन वन टैक्स, यही तो सपना था जीएसटी का, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट वन रेट। वो अलग बात है कि आज की डेट में रेट हमारी 5 है, लेकिन इसको भी हम एक कर देंगे आगे जाके। तो वन नेशन, जब देश एक है तो टैक्स आप अलग अलग क्यों लगा रहे हो, इसलिए जीएसटी लाया गया। ठीक है, तो बाहर की कंट्रीज में जीएसटी है आपका, तो जी जब कंट्री एक है आपकी, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक सामान आपको यहाँ पे उस पर 10% टैक्स दे रहे हो, कहीं और जा रहे हो उस पर 15% टैक्स दे रहे हो, कहीं और जा रहे हो 20% टैक्स दे रहे हो। ठीक है, जैसे आप सोच के जाओगे कि चलो घूमने चलते हैं, वहां जाके वो चीज आपको महंगी मिलेगी, आप उससे लड़ लोगे कि भाई हमारे वहां तो इतने की मिलती है, अगर आपको टैक्स का ज्ञान नहीं है तो। अब जीएसटी में आपको पता है कि भाई यहाँ पे 50 रुपए की मिल रही है, वहां पे 50 की मिलेगी, क्योंकि जीएसटी आपका सेम लगेगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी और सेल्स टैक्स। क्लियर है तीनों? ठीक है, अब आगे के टैक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी मैंने आपको कल भी बताया था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है। इंपोर्ट्स पे तो सब पे लगेगी, और एक्सपोर्ट्स पे कुछ आइटम्स पे लगाती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है बार बार अलग अलग आइटम, लेकिन आपको इतना याद रखना पेपर के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे लगती है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पे इफ यू बाई ए प्रोडक्ट फ्रॉम ए डिफरेंट कंट्री एंड इंपोर्ट इट टू इंडिया, देन यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट, दिस इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। इवन एक्सपोर्ट पे भी लगती है, यहाँ पे वो भी लिख लेना साथ में, एक्सपोर्ट पे भी लगती है। ठीक है, अगर आप यहाँ से बाहर सामान बेचते हो तो कुछ आइटम से जिनका आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, वो मैं आपको बता दूं। एक्साइज ड्यूटी इज लेवाइड ऑन मैन्युफैक्चरिंग। इज इट क्लियर? तो ये है आपके कुछ आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस, कुछ क्या है सारी कवर कर दिए लगभग। ठीक है, और भी कुछ है, टोल टैक्स। अब तो ठीक है, आप देते ही हो टोल टैक्स, तो आपको पता ही है। ठीक है, टोल टैक्स के बारे में तो आपको पता ही है। टोल टैक्स दोनों ले सकते हैं, स्टेट भी ले सकता है, सेंटर भी ले सकता है, दोनों के पास पावर। ठीक है, तो टोल टैक्स कब लगता है? रोड्स एंड ब्रिजेस पे। टोल टैक्स तो आप सब लोग देते हो, हम भी देते हैं, आप भी देते हो, तो वो टोल टैक्स भी क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है ना, आप देते हो उसको। यहाँ पे भी आप क्या यूज कर रहे हो? सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज आप यूज कर रहे हो। ठीक है, जब आप कार भी खरीदते हो तो उसपे एक आपका रोड टैक्स भी लगा आता है, तो क्या आप रोड को यूज करो। ठीक है, तो सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो, हाईवेज आप यूज कर रहे हो, रोड्स यूज कर रहे हो, ब्रिजेस यूज कर रहे हो, तो उस पर आपको जो टैक्स देना होता है दैट इज टोल टैक्स। देखो, इनमें से किसी को गवर्नमेंट जब चाहे अबॉलिश कर सकती है, जब चाहे अबॉलिश कर सकती है। जैसे बीच में टोल हटा दिए गए थे काफी जगह के, और वापस भी लगा सकती है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हमें टैक्स कम मिल रहा है, बाकी जगह कोई कोई हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो गवर्नमेंट आपसे टोल टैक्स ले सकती है। ठीक है, तो ये टोल टैक्स लेने का कारण ये होता है कि भाई वो जो रोड को मेंटेन करना है, जिस रोड पे आप जा रहे हो, ब्रिजेस पे जा रहे हो, तो द पर्पज ऑफ द टैक्स इज टू फंड रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज। ठीक है, और ये यूज किया भी जाता है, क्योंकि आप अगर रोड पे चल रहे हो, ठीक है, आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो उस पर वियर एंड टीयर होगा ही होगा। ठीक है, बारिश से भी दिक्कत हो सकती है, कहीं पे गड्ढे हो सकते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी डैमेज हो सकती है, तो उन सबको मेंटेन करने के लिए आपसे पैसा लिया जाता है। ये तो आपकी सुविधा के लिए। अगर अधिकतर जगह पे मेंटेन किया जाता है, कुछ जगह पे नहीं करें, तो उसमें उनकी गलती है। बाकी आप देखोगे हाईवेज पे अच्छे से मेंटेन होते हैं। ठीक है, तो वो आपसे पैसा लेके किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना पैसा तो है नहीं कि हर चीज के लिए गवर्नमेंट पैसा देगी। ठीक है, तो ये है आपका टोल टैक्स। अब देखो, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही है, जब टैक्स में पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास,
जितना ज्यादा गवर्नमेंट के पास टैक्स में पैसा आएगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट उस चीजों को क्या है स्पेंड करेगी हर जगह पे, उतने ही ज्यादा कैपिटल एसेट्स क्रिएट कर पाएगी, उतना ही ज्यादा पॉवर्टी से लड़ पाएगी। ठीक है, साथ में अपना डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग कर पाएगी। हर तरीके से आपका जितना ज्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा उतने ज्यादा कैपिटल एसेट्स क्रिएट करेगी, जितने ज्यादा कैपिटल एसेट्स क्रिएट करेगी उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट के पास वापस से टैक्स बढ़ेगा, फिर टैक्स बढ़ेगा वापस से कैपिटल एसेट्स क्रिएट करेगी। अगर टैक्स में पैसा ही नहीं आएगा तो आपको पता है गवर्नमेंट के पास और सोर्सेज है नहीं, तो गवर्नमेंट कैसे खर्चा करेगी? डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप भी करना है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, यंग पॉपुलेशन वर्केबल, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है। अभी आप अगर यंग एज मानो तो यंग एज में आप ले लो 15 से, ठीक है, 34 तक, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क के इनको स्किल्स देना बहुत जरूरी है। अब सब तो आईएएस बन नहीं सकते, ठीक है, सबकी तो गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकती, आपको प्राइवेट जॉब्स भी करनी है, तो प्राइवेट जॉब्स करने के लिए आपको स्किल्स देनी पड़ेगी। स्किल्स देने के लिए, स्किल्स जब दोगे आप यंग पॉपुलेशन को, जब उनको एजुकेटेड बना दोगे, उनको स्किल्ड बना दोगे, तो आप बोलोगे कि हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर लिया। जब स्किल्ड होंगे तो इंडिया में भी वो कमा के देंगे, अपना खुद का स्टार्टअप खोल लेंगे, या बाहर से कंपनीज आएंगी, वहां पे उनको जॉब्स मिल जाएंगी, या फिर वो बाहर भी जा सकते हैं, बाहर जाके जॉब्स कर सकते हैं अच्छी, ठीक है। और अगर आपका ये जब पैसा इस पे खर्च करने के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए, तो वो पैसा आपका कहाँ से आएगा? टैक्स से। आपको स्कीम चलानी इनके लिए अलग अलग, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है, ये सब स्कीम चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। अगर पैसा ही नहीं आएगा तो कहाँ से स्किल चलाओगे? और अगर आपने यूथ को बर्बाद होने दिया तो फिर आपका देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा यंग एज पॉपुलेशन इंडिया में है, बाकी सबकी एजेड हो जाएगी, चाइना की, जापान की, सबसे ज्यादा हमारे यहीं पे ही है। तो इसको आपको सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है, सही रास्ता दिखाने के लिए इनको स्किल्स वगैरह देना जरूरी है, ठीक है। हाँ, ये जो कोई कंपनी टैक्स बनाती ना, रोड, रूमी, हाँ, ये बेसिकली ये आपके क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, इसको हटा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक प्राइवेट कंपनी को काम दिया कि तुम ये सड़क बना दो, मेरे पास पैसा नहीं है, मान लो मेरा मतलब गवर्नमेंट के पास, एक प्राइवेट कंपनी को मैंने बोला ये आप रोड बना दो, इसको रोड को आप बनाओ, आप खर्चा करो सारा। प्राइवेट कंपनी वाले ने बोला ठीक है। फिर मैंने उसको बोला तुम 20 साल तक इस पर टैक्स टोल ले सकते हो, 20 ईयर्स तक टोल टैक्स ले सकते हो, तुम अपना पैसा रिकवर कर लो 20 ईयर्स तक टोल टैक्स लेके। वो टोल इस हिसाब से लगाएगा कि मेंटेनेंस भी कर ले और साथ में अपना पैसा, फिर 20 साल के बाद ये रोड मुझे ट्रांसफर कर देगा, तो 20 साल के बाद वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर होगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो जमीन किसकी है? तो जमीन तो गवर्नमेंट की है ना। तो इस तरीके से आपका ये इन्वेस्टमेंट मॉडल है, आपने प्राइवेट कंपनी को दे दिया, ठीक है, टेंडर की तू बना, पैसा सारा तू ही खर्च कर, जब तेरा पैसा रिकवर हो जाए उसके बाद हमें ट्रांसफर कर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बॉट, ठीक है, ये सब आगे जाके पढ़ेंगे, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर वगैरह, बीओटी। तो बहुत सारे के तरह के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है। आपका एक टॉपिक है, यू हैव वन टॉपिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल से टॉपिक है, तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट जब हम एंड में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे शॉर्ट। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर ये आपस में कुछ एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट हो सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ पैसा दे, वो कुछ पैसा दे, या सारा पैसा गवर्नमेंट लगाए, या सारा पैसा प्राइवेट वाला लगाए,
ठीक है, कितने साल के लिए वो उसको ऑपरेट करेगा। जैसे अभी आपके एयरपोर्ट्स भी तो दिए जा रहे हैं प्राइवेट प्लेयर को कि आप इसको संभालो, हमें इतना पैसा दे देना। ये भी क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल है। तो रोड बना सकता है कोई भी प्राइवेट वाला, अधिकतर रोड जो है आपकी वो प्राइवेट वालों ने बनाई है। ठीक है, हाँ बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, 8-10 मॉडल्स हैं, वो हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग मॉडल्स हैं। ठीक है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। पीपीपी है आपका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, उसी में ये सब आता है, पीपीपी में ही ये सारे आ जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उनमें ये सारे मॉडल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, सारे डिटेल में देखेंगे। यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इन मेंस, क्योंकि ये न्यूज में चलता रहता है, मेंस में पूछेगा, प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा। सारे मॉडल्स पढ़ेंगे एक एक करके, देखेंगे उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके, सो ये आपके टैक्सेस, ये हम देख चुके हैं पहले ही। अब हम एक एक करके देखते हैं रेवेन्यू रिसीट्स में क्या। पहले रेवेन्यू हमने क्या देख लिया। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स और नॉन टैक्स देख लिया। ठीक है, टैक्स और वो डायरेक्ट टैक्स और नॉन वो इनडायरेक्ट टैक्स देख लिया। ठीक है, ये था हमारा, हम क्या देख रहे थे, आपका बजट। बजट में रेवेन्यू पार्ट, रेवेन्यू पार्ट में रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट में आपका एक तो टैक्स रिसीट्स और एक आपकी नॉन टैक्स रिसीट। तो टैक्स में हमने क्या देखा, डायरेक्ट टैक्स और आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं नॉन टैक्स में क्या क्या आता है। तो नॉन टैक्स में एक तो गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच के पैसा लाती है, मैंने आपको बताया था गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मेट्रो है, मेट्रो एक तरह की सर्विस है। ठीक है, सेंटर की है, इससे जो पैसा आता है वो सेंटर के पास जाता है। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया था इंडिया ईयर बुक पब्लिश करती है, वो आप खरीदते हो, वो पैसा इनके पास जाता है, ये भी सर्विसेज है। ये गुड्स है, ये सर्विसेज है। मेट्रो जो है वो एक सर्विस है, इंडिया ईयर बुक एक गुड्स में आएगा। ऐसे ही आपका योजना, मतलब गवर्नमेंट के जितने पब्लिकेशन है वो सारे आप खरीदते हो। इकोनॉमिक सर्वे, वो भी गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है। बजट, ये गवर्नमेंट पब्लिश करती है, इनको आप खरीदते हो, जो पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास जाता है। या आपने कोई फॉर्म भरा, यूपीएससी का फॉर्म भरा, ठीक है, या फिर आपने, ये अभी हम सेंटर का देख रहे हैं। ठीक है, अभी स्टेट का नहीं देख रहे, अभी हम सेंटर का देख रहे हैं, क्योंकि स्टेट का तो सबका अलग अलग हो जाएगा, हर स्टेट के अलग अलग सोर्स है। तो आपका सेंटर यहाँ से पैसा लेके आती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज में बहुत सारी चीजें आ जाती है। मेट्रो आपका एक फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड है डिविडेंड एंड प्रॉफिट। मैंने आपको ये भी बताया था, गवर्नमेंट की सब जगह पे शेयर होल्डिंग है। ठीक है, आपके बैंक्स ले लो, रेलवेज ले लो, आरबीआई ले लो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ले लो। ठीक है, यहाँ पे जितना प्रॉफिट होता है इनको, उसका जैसे आईओसीएल है, ओएनजीसी है। ठीक है, ये आपकी ऑयल कंपनीज है, इनमें गवर्नमेंट का स्टेक है 51% से ज्यादा। तो जितना इनको प्रॉफिट होगा उसका पार्ट गवर्नमेंट को मिलेगा, साथ में जो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी उसका डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता है। फिर गवर्नमेंट ने लोन दे रखा होगा, किस किस को दे रखा है, स्टेट्स को लोन दे रखा है, बाकी कंट्रीज को भी लोन दे रखा है। तो गवर्नमेंट ने लोन दे रखा होगा स्टेट्स को। ठीक है, उस स्टेट्स को लोन वगैरह दे रखा है, उससे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट उस पर जो मिलता है वो इंटरेस्ट देते हैं स्टेट। ऐसा नहीं कि ग्रांट, स्टेट्स को अगर लोन दिया है उस पर उसको इंटरेस्ट देना ही है। गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट मिलता है लोन्स पे वो, और साथ में स्टेट को ग्रांट्स मिलती है बाहर से, ये सेंटर को, जैसे वर्ल्ड बैंक ने दे दिया ग्रांट। ठीक है, या आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिया ग्रांट। जैसा भी कोरोना चल रहा है, मान लो वर्ल्ड बैंक ने दे दिया कि हम दे रहे हैं आपको यार 500 करोड़ इसके लिए, या किसी आपकी बड़ी चैरिटी फाउंडेशन वगैरह ने दे दिया। ठीक है, बिल गेट्स और मेलिंडा की जो थी। ठीक है, तो वो जो ग्रांट्स, मतलब जो पैसे वापस नहीं करने हैं। ठीक है, ग्रांट्स जो आपको मिलेगी वो पैसे वापस नहीं करने, उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते। तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसीट्स है उसमें आपको ये चारों चीजें याद रखनी।
हाँ सब वहीं पे जाएगा, सारा पैसा वहीं पे जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है सारा पैसा। लोन्स वगैरह मैंने लिखा तो था वहां पे सब। ठीक है, जो मेन मेन पैसा है, जो बड़ा बड़ा पैसा है आपका, वो सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। तो आपका गुड्स एंड सर्विस, ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें नॉन टैक्स में आती है। गुड्स एंड सर्विसेज मेंस में कोई नहीं पूछेगा, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, ग्रांट्स रिसीव्ड। ग्रांट्स का मतलब है जो आपको वापस नहीं करनी है, उन पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो ये चारों चीजें आपकी किस में आती है, नॉन टैक्स रिसीव्स। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारा क्या क्या आता है। रेवेन्यू रिसीट हमारा खत्म हो गया। रेवेन्यू रिसीट में एक टैक्स वाला पार्ट था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा नॉन टैक्स में, तो चार आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट टैक्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन टैक्स रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको बता चुका हूँ, पहला सबसे बड़ा पार्ट बनाता है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, जो आपने पुराने लोन लिए हैं। हमने लोन बहुत लिए हुए हैं क्योंकि हमारा कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है, हमारा बजटरी डेफिसिट रहता है, उसको तो हम जीरो कर देते हैं। लेकिन वो बोरोइंग्स कौन दिखाता है, फिस्कल डेफिसिट। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत आई है। तो फिस्कल डेफिसिट बहुत आई है, तो वो पैसा तो आप उधारी में लाओगे, तो उधारी में आप लोन्स लाओगे, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, आप श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लो। अभी श्रीलंका को चाइना ने लोन दिया है डेवलपमेंट के नाम पे। लोन अमाउंट जितना दिया है उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट बन गया उससे। तो अगर आप लोन नहीं चुकाओगे, जैसे हम पुराने लोन हम कैसे चुकाए, हम जितना चुका, हर साल हमारी उधारी बढ़ती जा रही है, तो हर साल आपकी उधारी बढ़ेगी तो उस पर इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा पार्ट तो आपका इंटरेस्ट में चला गया। एक बहुत बड़ा पार्ट तो आपका, अरे भाई मेट्रो का किराया तो देते हो, वो किराया गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन ओल्ड लोन, पहले चीज, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत वाला है, क्योंकि इससे आप कोई एसेट जनरेट नहीं करते। आपने अगर 100 करोड़ का लोन लिया है और उस पर आप मान लो 1 करोड़ इंटरेस्ट पे कर दो, तो ये क्या कुछ आपको जनरेट करके दे रहा, नहीं, कुछ जनरेट नहीं कर रहा, ये तो आपका पानी में जा रहा है। तो ये पैसा आपका पानी में जा रहा है, ये कोई एसेट जनरेट नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। इसलिए लोन लेना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लोन के बिना तो काम चलेगा नहीं, सबके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन उससे एसेट्स जनरेट कर, एसेट्स क्रिएट कर। दूसरा है ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स एज पर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, आर्टिकल 280। स्टेट्स को ग्रांट मिलती है 41%। ठीक है, पहले 42 थी, इस बार 41 है, और 1% किसको चला गया, यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख। ठीक है, तो ये जो पैसा जा रहा है 41%, अगर आपने 100 रुपए कमाया, 100 रुपए में से आप 42 रुपीज यहाँ चले गए स्टेट्स के पास, अब वो स्टेट्स वो अपने हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें से पहले आपका इंटरेस्ट पेमेंट भी चला गया काफी सारा। तो अब देखो 100 रुपए में से इधर, ये तो चलो स्टेट्स को आपने दिया, वो तो आपको देना ही है। स्टेट्स के पास अपने रेवेन्यू के लिए बहुत ज्यादा साधन है, लेकिन स्टेट्स उसमें से कुछ तो एसेट्स क्रिएट कर सकता है, कुछ का एसेट्स के लिए जनरेट कर सकते हैं। और ये लॉजिकल भी है कि आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने बोला है कि भाई उनके पास इतने नहीं है, तो ये तो ठीक है, ऐसा तो होता ही आया है, ये आपको देना ही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है, दिस इज प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर सब्सिडीज। अब तो खैर फिर भी हमने सब्सिडीज को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके इसमें काफी लीकेज रोक दिया है। अदरवाइज पहले क्या था, जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं वो भी सिलेंडर पे गैस गैस सब्सिडी लेते थे। जो भाई आप महीने के अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपको क्या सब्सिडी की जरूरत है, नहीं, लेकिन लेते थे। लेकिन आप सबको आपने आधार से कर दिया, ठीक है, आपने डीबीटी कर दिया, बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया, तो अब आपको पता चल गया कि भाई सब्सिडी की जरूरत किसको, गरीब के उसमें जानी चाहिए। पहले केरोसिन भी लेते थे अमीर लोग, क्योंकि लीकेज बहुत था।
पहले सब मैनुअली था, सब मैनुअली था। अब सब क्या है, सब डीबीटी के थ्रू हो गया। तो डीबीटी के थ्रू सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो बेनिफिशियरी है उसी के अकाउंट में जाएगा पैसा, अब किसी और के पास नहीं जा सकता डायरेक्ट डीबीटी, क्योंकि लिंक्ड है आपका आधार, बैंक अकाउंट सब। तो हमने जैम ट्रिनिटी के थ्रू मोबाइल से कर दिया लिंक, तो उसके थ्रू क्या है कि आपका अकाउंट जिसका है उसी में पैसा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता कैसे पैसा बचता है। अभी आपके लिए इतना समझो कि हमने जैम ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी मतलब जनधन, आधार एंड मोबाइल, इनको कनेक्ट कर दिया। जनधन सबके लिए अकाउंट खोल दिया, उससे आधार को कनेक्ट कर दिया और मोबाइल को कनेक्ट कर दिया, तीनों को आपस में कनेक्ट करके हम डीबीटी करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो अब जिसका अकाउंट है, जिसके नाम से, बेनिफिशियरी के नाम से, उसके अकाउंट में ही पैसा जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सब मैनुअली होता था, नीचे आएगा वो उनके अकाउंट में डालेंगे, उनको मैनुअली देंगे, आधा खा जाते थे आधा देते थे, अब सारा पैसा उनके अकाउंट में जाता है। तो डीबीटी का सबसे बड़ा फायदा है, हमने लीकेज रोका। फिर हमने गैस सब्सिडी अमीर लोगों की खत्म कर दी, जो रिच सेक्शन है जिनका 10 लाख से ज्यादा है इनकम साल की, उनकी हमने सब्सिडी खत्म कर दी। तो इससे सब्सिडीज में आपने डीबीटी, जैम और ये सब करके आपको सब्सिडीज में, आपने गैस सब्सिडीज में बहुत पता है, बहुत पैसा बचा है। ठीक है, फिर पीडीएस में भी हमने ऐसा ही किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी, उसमें भी हमने काफी पैसा इसी वजह से बचा है। पहले बहुत लीकेज था, यहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट किया है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है सब्सिडी। ठीक है, आगे देखेंगे सब्सिडी डिटेल में पढ़ेंगे हम, वी विल सी सब्सिडीज इन डिटेल। ये सारे टॉपिक आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। डिफेंस में खर्चा होगा ही होगा, बिकॉज वी हैव वेरी गुड फ्रेंड्स चाइना एंड पाकिस्तान। वी आर फोर्स्ड टू स्पेंड ऑन डिफेंस, और जो पैसा डिफेंस में गया समझ लो वो पैसा आपका वेस्ट है, मतलब करना तो है ही खर्च, वेस्ट क्यों है, क्योंकि आर्म्स एंड एम्यूनिशन आपके तभी काम आएंगे जब वॉर होगा, उनका मेंटेनेंस आपको करना है, लेकिन आपको रखना भी है, कभी भी वॉर हो सकता है। लेकिन वो पैसा आपका लॉक्ड हो गया ना, वो सारा पैसा लॉक्ड हो गया, वो कोई एसेट्स नहीं है आपके कि वो आपको कुछ कमा के देंगे, नहीं। अगर जो आपके आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदे आपने पड़े हुए हैं, और अगर नहीं हुआ वॉर 10 साल तक, तो 10 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो आपको नए आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदने पड़ेंगे। और सब हम बाहर से लाते हैं, यहाँ तो हम कुछ बनाते नहीं है, बहुत कम चीजें बनाते हैं। डीआरडीओ जरूर आजकल कुछ कर रहा है, लेकिन अधिकतर चीजें हम बाहर से लाते हैं, अमेरिका से, इसराइल से, रशिया से। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो डिफेंस में तो खर्चा करना ही करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किसी कंट्री की सॉवरेनिटी है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी है आपका, तो उसमें तो आप खर्चा कम नहीं कर सकते, वो तो आपको करना ही है। अगर चाइना और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी नहीं होते तो हो सकता है कि इंडिया आज वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी होती, लेकिन इन दोनों ने दिक्कत, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। पाकिस्तान छोटा सा है, लेकिन उसका यही है कि मैं बर्बाद हो जाऊं, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया को परेशान करता है। चाइना चाइना को लगता है कि अगर मैं इंडिया को रोक के नहीं रखूंगा तो ये मेरे से ज्यादा डेवलप हो जाएगा, इसलिए चाइना पाकिस्तान का साथ देता है। यूएस यूएस डबल गेम खेलता है, कभी इसको सपोर्ट करता है, कभी इसको गाली देता है, फिर इसको सपोर्ट करता है, कभी इंडिया के पाले में आ जाके बैठ जाता है, कभी इंडिया से अगेंस्ट चला जाता है। रशिया का भी ऐसा ही है, इनके अपने इंटरेस्ट है। ये जितने आपने देखे होंगे टेररिस्ट ग्रुप जितने क्रिएट किए गए, उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब ऐसे ही, जब वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी होगी, तभी तो इनके आर्म्स एम्यूनिशन बिकेंगे, तभी तो इनके हथियार बिकेंगे। अगर सब जगह शांति हो जाएगी तो ये कौन पूछेगा, इसकी टेक्नोलॉजी को कौन पूछेगा, इसको कौन पूछेगा, इसराइल को। फिर तो सारी कंट्री बराबर है, फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है। तो ये चाहते ही नहीं है शांति हो, इसलिए इन्होंने मिडिल ईस्ट में जाके एक इसराइल को क्रिएट कर दिया है। वहां पे इसराइल को क्रिएट करने का कारण यही है, नहीं तो मिडिल ईस्ट में इतने उनके पास रिसोर्सेज है, वो इनसे पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, किसी ने बोला था कि मिडिल ईस्ट आगे जाके यूएस और रशिया से पावरफुल होगा, सबसे पावरफुल वही होगा, लेकिन वहां पे इसराइल क्रिएट कर दिया इसी वजह से यूएस ने। जियो पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स है और बड़ी गंदी भी है, आदमी पावर के लिए कुछ भी करता है।
ठीक है, जीनोसाइड, ठीक है, कुछ भी मतलब चलता है ये, ठीक है। तो ये सब इनमें नहीं जाते हैं। और लास्ट है आपका पेंशन। पेंशन में बहुत पैसा जाता है, वो भी हमने डायरेक्ट डीबीटी कर दी है, ताकि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चला जाए। ठीक है, किसी को कोई वो नहीं हो, लीकेज ना हो, ऐसा ना हो कि कोई और खा गया पैसा उसको देने। पहले मैनुअली होता था ना, आते थे पैसे लेके जाते थे, तो उसमें बीच में कमीशन वगैरह खा जाते थे लोग। तो ये आपके क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आपको पॉइंट याद रखने, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, ग्रांट्स, सब्सिडीज, डिफेंस, पेंशन। इसको हम कह सकते हैं, इसको अलग दिखाना होता है आर्टिकल 112 के हिसाब से। इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एसेट्स क्रिएट नहीं होते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एसेट्स क्रिएट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हो सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा बहुत होता है, तो इसको हम इतना कंसिडर नहीं करते। एसेट्स क्रिएट होंगे कैपिटल, कैपिटल वाला एसेट्स के लिए होता है। लेकिन ये हमारा पैसा है बहुत ज्यादा, इस पे ये जो पार्ट है ये बहुत दिक्कत है, ये वाला और ये वाला, इन दो में इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। और साथ में ये जो आप ग्रांट्स दे रहे हो स्टेट्स को, वो ग्रांट्स भी आप क्या करो, परफॉर्मेंस के साथ लिंक कर दो। करा भी है नीति आयोग ने, परफॉर्मेंस के साथ लिंक कर दो, जो अच्छा परफॉर्म करे। देखो, ऊपर से आपके पास ये 100 रुपए थे, 100 में से मान लो 42 रुपीज आए आपके पास, ठीक है। अब आप ये 42 सारी स्टेट्स में बराबर तो बांटोगे, तो स्टेट्स को किस बेसिस पे दो आप। अभी फाइनेंस कमीशन ने 5 वो दे रखे हैं स्टेट्स को देने के, ठीक है, 5 इसने पॉइंट दे रखे कि इस बेसिस पे देना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि 1971 के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है उसकी, 1971 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। फिर आपका 2011 के हिसाब से उसकी पॉपुलेशन में कितना चेंज आया। फिर आपका एरिया कितना है स्टेट का। फिर आपका जो सबसे बेस्ट स्टेट है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, उसके रेस्पेक्ट में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। और लास्ट में उसका फॉरेस्ट कवर कितना है। तो जो आपका ये दिया जाता है पैसा, ये 5 पॉइंट के बेसिस पे दिया जाता है। फाइनेंस कमीशन कौन सा, पहला पॉपुलेशन। फाइनेंस कमीशन किस बेसिस पे करता है डिवाइड, एज पर सेंसस 1971। सेकंड इज डेमोग्राफिक चेंजेस एज पर सेंसस 2011। थर्ड इज एरिया, geographical area of the state. Fourth is income distance from best state. And fifth is forest cover. ये आपके 5 पॉइंट के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। कैसे, आपका ऊपर से 100 था, जैसे मान लो अभी फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला, 41% आपका स्टेट्स को जाता है, 1% हमने J&K वाला और यूटी वाला अलग रख दिया। अब ये 41% इन स्टेट्स में बटेगा सारों में, आपके 28 स्टेट्स में बटेगा। तो किसको कितना मिलना चाहिए, सबको बराबर तो नहीं दे सकते, सबका सबकी अलग अलग ज्योग्राफी है, सबका अलग अलग टोपोग्राफी है, अलग अलग पॉपुलेशन है। तो आपको पैसा देना है, अरुणाचल को कितना देना है, तेलंगाना को कितना देना है, गुजरात को कितना देना है, हरियाणा को कितना देना है, पंजाब को कितना देना है, ये सब कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा इन 5 पॉइंट के बेसिस पे। तो ये जो ऊपर से पैसा आ रहा है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। ये जो ऊपर से पैसा आ रहा है,
एक सेकेंड, ये जो आपका ऊपर से पैसा आ रहा है 41%, इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन, ठीक है। अब आपस में इनमें कितना बटेगा, वो इन पांच, ये तो डिसाइड कर दिया फाइनेंस कमीशन ने कि 41% देना है भाई वर्टिकल, 1% वो अलग रख दो। अब इनमें आपस में कितना बटेगा, तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किस बेसिस पे होता है, इन पांचों पॉइंट के बेसिस पे। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉरेस्ट कवर मान, दो स्टेट है, एक स्टेट ए है एक स्टेट बी है। मान स्टेट ए का 90% फॉरेस्ट कवर है और स्टेट बी का आपका 30% फॉरेस्ट कवर है। आपके हिसाब से किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, किसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ए को। ए को क्यों ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल सही है, ए को ज्यादा मिलेगा। ए को ज्यादा क्यों मिलेगा, ए को इसलिए ज्यादा मिलेगा, पहली बात तो उसने फॉरेस्ट कवर अच्छे से मेंटेन किया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर उसने फॉरेस्ट कवर 90% पे, तो उसके पास जगह बची नहीं इंडस्ट्री लगाने के लिए, यानी उसके पास रेवेन्यू के रिसोर्सेज बड़े कम है, रेवेन्यू के रिसोर्सेज बड़े कम है। और अगर वो इंडस्ट्री लगाता है तो उसको फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, वो तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत आपका नुकसानदेह है, हार्मफुल है। तो इसलिए इसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉरेस्ट कवर को बचाना है और साथ में उसको रेवेन्यू देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अपने खर्चे हैं। इसके पास 30% ही फॉरेस्ट कवर है, मतलब इसके पास 70% जमीन बची हुई है जहां पे ये इंडस्ट्री लगा सकता है। तो एक तो इसने फॉरेस्ट कवर कोई मेंटेन नहीं किया है, पेड़ इसके यहाँ है नहीं इतने, तो इस 70% पे इंडस्ट्री लगा के कमा सकता है, तो इसको रेवेन्यू कम मिले, तो इसमें हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन कहीं की ज्यादा है, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है और एक स्टेट की पॉपुलेशन कम है, तो किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि उसको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, उसके पास ज्यादा पॉपुलेशन है। जिसकी पॉपुलेशन कम है उसको कम मिलेगा। लेकिन आपने देखा 1971 के बाद 2011 तक जो सदर्न स्टेट्स है, साउथ वाले सदर्न स्टेट्स, उन्होंने तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, तो उनकी पॉपुलेशन कम हो गई या स्टैग्नेंट हो गई। और जो नॉर्दर्न स्टेट्स है या अदर स्टेट्स है, उन्होंने कंट्रोल किया नहीं, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो उनका ये अपोजिशन था कि फिर हमारा तो पैसा कम हो जाएगा। तो आपके फाइनेंस कमीशन ने बोला कि भाई हम ये डेमोग्राफिक चेंजेस देखेंगे ना, अगर आपने सही में कंट्रोल किया है तो हम आपको क्या दे देंगे, उसके बदले इंसेंटिव्स दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान करेंगे, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उनको तो देंगे, लेकिन आपने कंट्रोल किया है तो हम आपका कम नहीं करेंगे, बल्कि उसके बदले हम आपको इंसेंटिव दे देंगे कि आपने अच्छा काम किया। इसलिए ये दोनों है, 71 और 2011 डेमोग्राफिक चेंजेस। अब एरिया किसी स्टेट का ज्यादा है, तो उसके पास ज्यादा एरिया है, मतलब वहां पे ज्यादा इंडस्ट्री लग सकती है, तो उसको कम रेवेन्यू दो। इनकम डिस्टेंस फ्रॉम बेस्ट स्टेट, ये क्या पॉइंट है, जैसे मान लो आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मान लेते हैं गुजरात है, मान लेते हैं, और सबसे, अब देखते हैं हम गुजरात से सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मान लेते हैं आप, आपका कौन सा है, मान लेते हैं सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग आपका ओडिशा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। या आप ऐसे मान लो कोई ए भी मान लो, इसको हटाओ, गुजरात और इसको हटाओ, कई लोग दिल पे ले लेंगे, इसको हटाओ। मान लो आपका सबसे एक कोई स्टेट है, ये बेस्ट परफॉर्मिंग, और यहाँ पे कोई स्टेट है बी, ये आपका वर्स्ट परफॉर्म, मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग का मतलब इस यहाँ पे इनकम लेवल बहुत हाई है, इनकम लेवल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, और यहाँ पे इनकम लेवल बहुत लो है, इनकम डिस्टेंस। अब आप बताओ,
और यहाँ पे मान लो एक सी है, वो बी से थोड़ा सा बेटर है, इससे थोड़ा सा बेटर, और यहाँ पे डी है, वो सी से थोड़ा सा बेटर है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ए वाले हैं, मान लो ए वालों की यहाँ पे लोगों की इनकम सबसे अच्छी है, तो इनको तो ज्यादा पैसों की जरूरत ही नहीं है, तो पहले ही डेवलप्ड है। सबसे बुरा हाल इसका है, यहाँ पे लोगों के इनकम लेवल बहुत लो है, तो सबसे ज्यादा पैसा इसको देंगे, उससे थोड़ा कम इसको देंगे, और उससे थोड़ा कम इसको देंगे, क्योंकि इनको भी तो सुधारना है ना। तो इस तरीके से आपके 5 पॉइंट के बेसिस पे दिया जाता है। पहला आपका पॉपुलेशन हो गई, दूसरा आपका पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से डेमोग्राफिक चेंज, तीसरा एरिया कितना है, चौथा इनकम डिस्टेंस कितना है, और पांचवा फॉरेस्ट कवर। ठीक है, इस बेसिस पे पैसा डिवाइड किया जाता है। तो वर्टिकल तो सिंपल है, लेकिन आप स्टेट्स में कैसे डिवाइड करोगे? 28 स्टेट्स अलग अलग है, उनका अलग अलग परफॉर्मेंस है, अलग अलग एरिया, अलग अलग टोपोग्राफी है। ठीक है, तो उस अलग अलग रेवेन्यू के रिसोर्सेज है, किसी के पास नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ कम है, उनके पास रेवेन्यू के रिसोर्स है, इंडस्ट्री जितनी ज्यादा है। नक्सलाइट वाले उसमें चले जाओ तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री लगने नहीं देते। ठीक है, राजस्थान का एरिया ज्यादा है लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ पे। तो आप किस हिसाब से डिसाइड करोगे? यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन वो भी इंडस्ट्रियल नहीं है आपका, हरियाणा छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। तो इन सब में ये पांचों पॉइंट देखे जाते हैं कि भाई किस हिसाब से फिर हम ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन करेंगे, उस हिसाब से आपका पैसा दिया। इज इट क्लियर? तो ये है आपका फाइनेंस कमीशन किस तरीके से पैसा बांटता है। ओके, तो ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने देख लिया सारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, रेवेन्यू वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी टाइम है, इसको खत्म कर देते हैं, कल से जीएसटी शुरू करेंगे। जी थोड़ा सा रहेगा बजट इसका, तो जीएसटी देखो। कैपिटल रिसीट्स में क्या आती है? पहली आती है आपकी उधारी वाली, जो आप पैसा उधार लेके आते हो कैपिटल रिसीट्स में। तो उधार कौन सा पैसा लेके आते हो आप? या तो आपने अपनी कंट्री में बोरोइंग्स करी हो, या आप बाहर से उधार लेके आए हो। दो तरह की बोरोइंग्स आ जाएगी, विद इन कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री। पहला उधारी का पैसा हो गया आपका, लोन वाला पैसा। दूसरा बिना उधारी वाला पैसा, वो एक तो डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा जो हम डिटेल में देख चुके हैं, अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके। और दूसरा आपने भी पहले लोन दिए होंगे किसी को, वो अगर लोन वापस करे तो वो लोन। देखो जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट रेवेन्यू में जा रहा था, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू रिसीट में था, इंटरेस्ट वाला रेवेन्यू रिसीट में था। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है, मतलब हर महीने मिल रहा है। मैंने आपको बोला था ना, रेवेन्यू वाला पार्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म दिखाता है, कैपिटल वाला लॉन्ग टर्म दिखाता है। जैसे आपने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा, पूरे एक साल के बाद आपको डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा मिलेगा। ऐसे लोन्स में जो पैसा लेके आते हो वो लंबे टाइम के लिए लेके आते हो आप। तो कैपिटल रिसीट में लंबे टाइम वाला लॉन्ग टर्म वाला पैसा होगा हमेशा। मैंने आपको पहले भी बोला है, कैपिटल जहां वर्ड होगा वहां पे लॉन्ग टर्म, और जहां पे रेवेन्यू आपका था वहां पे शॉर्ट टर्म। यहाँ पे आपका मंथली बेसिस या डेली बेसिस पे आपके खर्चे होते हैं, यहाँ पे सालों के लिए वो पैसा आता है। जैसे लोन आया आपने 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, उसके बाद चुकाना है। डेली आपको, डेली तो हर महीने तो उसका इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट किसका पार्ट बनाता था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इंटरेस्ट आता था वो रेवेन्यू रिसीट का बनाएगा, जो जाएगा वो एक्सपेंडिचर का बनाएगा। तो आपका जो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आता जाता है वो हम रेवेन्यू में डालते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए आता जाता है वो हम कैपिटल में डालते हैं। ऐसा ही जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे वहां पे भी यही चीज आपको ध्यान रखनी है। रेवेन्यू, वहां पे रेवेन्यू की जगह आपका करंट आ जाएगा, और कैपिटल की जगह तो कैपिटल रहेगा। तो जहां रेवेन्यू या करंट है वो शॉर्ट टर्म है, और जो कैपिटल है वो आपका लॉन्ग टर्म है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आपका एक डेट रिसीट्स और दूसरा नॉन डेट रिसीट्स। ठीक है, क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादातर पैसा किसके लिए यूज करेंगे? एसेट्स क्रिएट करने के लिए। तो एक तो हमने लोन्स तो है ही इसका पार्ट, हमने स्टेट्स को लोन दिए या फॉरेन कंट्रीज को लोन दिए।
ठीक है, उनके पास भी लंबे टाइम के लिए जाएंगे। ये हमारे लिए एसेट्स ही हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट्स भी हमको इस पे इंटरेस्ट देगा और फॉरेन कंट्रीज में हमको इंटरेस्ट देगी। या फिर हमने कैपिटल एसेट्स, कुछ भी आपने बनाया, आपने कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करी, वो कैपिटल एसेट्स, ठीक है। आपने कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है आपका, बड़ा ब्रिज बना रहे हो आप, कुछ भी बना रहे हो, इंडस्ट्री बना रहे हो, ये सब आपको आगे कमा के देगी पैसा। तो इस पे आपने खर्चा किया। अब ये चीजें आपकी एक दिन में तो बनती नहीं है, ये बनने में 10 साल 15 साल लगते हैं। तो वो कैपिटल आपका एसेट है, आप लंबे टाइम के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और वो आपको लंबे टाइम तक कमा के देगा। ठीक है, आपने एक बार ब्रिज बना दिया या रेलवे आपने ट्रैक बना दिए बड़े सारे, बहुत सारे, वो जिंदगी भर आपको कमा के देंगे, बस उनमें मेंटेनेंस करना है उनका। या फिर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया कहीं पे, मान लो किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे मान लो फॉरेन बैंक्स है, जैसे फॉरेन वाले हमारे बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपने फॉरेन बैंक्स में इन्वेस्ट कर दिया, उनके शेयर्स खरीद लिए, तो उसमें आपकी क्या हो गई, आपने एसेट्स बन गए, वो आपके, वो आपको कमा के देंगे, आगे जाके उसको प्रॉफिट होगा, वो आपको डिविडेंड देगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाता है, ये तीनों चीजें, ये याद रखना है। ठीक है, तो आपका लोन्स गिवन, मनी एक्सपेंडिचर फॉर कैपिटल एसेट्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट सच एज इन फॉरेन बैंक्स। कैनन्स ऑफ ए गुड टैक्सेशन सिस्टम हम कल देख चुके हैं। ठीक है, ये भी देख चुके हैं हम। अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन कौन कौन से। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन कौन कौन से। तो यूनियन मतलब सेंटर। सेंटर कौन कौन सा टैक्स लेता है? कॉर्पोरेशन टैक्स लेता है, देख चुके हैं डिटेल में। इनकम टैक्स लेता है, देख चुके हैं डिटेल में। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लेता है, देख चुके हैं। कैपिटल गेन टैक्स लेता है, आगे और एक डिटेल में देखेंगे, वैसे देख चुके हैं। एसटीटी और सीटीटी देख चुके हैं। ये सारे आपके यूनियन के। ठीक है, अब आपके स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस लेती है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट लेती है एक तो एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स। ठीक है, लेकिन ये लेती नहीं है, लगा सकती है लेकिन लगाती नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये आगे हम डिटेल में देखेंगे, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने के फायदे और लगाने के नुकसान, या फिर क्यों लगाना चाहिए क्यों नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मांग क्यों उठती है? इसकी मांग तब उठती है जब अमिताभ बच्चन खुद को फार्मर डिक्लेयर कर देता है, बोलता है कि मैंने ये पैसा अपने एग्रीकल्चरल इनकम है, इस पर टैक्स नहीं दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जमीनें खरीद ली, उनके भैया थे अमर सिंह, अमर सिंह को भाई बना लिया। पॉलिटिक्स, और ये आपको पता ही है, ये अमीर लोगों में ऐसा ही है, जहां फायदा हो वहां जाके दोस्ती करना, इनका कोई ईमान धर्म होता नहीं है। अमर सिंह को दोस्त बना लिया, अमर सिंह ने बहुत जमीनें दिलवा दी उनके नाम से, बस उससे दिखा देते हैं अपनी इनकम की इतनी वहां से जनरेट करी है, खेती करके मैंने हल चलाया, और उस पर टैक्स नहीं देते। बताओ, इतना पैसा है फिर भी टैक्स नहीं दे रहे। और जो मिडिल क्लास वाला है वो बेचारा अपनी इतनी मेहनत से कमा रहा है, फिर भी टैक्स दे रहा है। गरीब आदमी को फायदा मिले इनकम टैक्स पे तो ठीक है। एग्रीकल्चर में सही में अगर किसान है कोई, उसको फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई किसान नहीं है, वो भी इसका फायदा ले रहा है, तो ये मांग बार बार उठती है कि ऐसे लोग भी फायदा ले रहे हैं, इसलिए इस पर टैक्स लगा देना चाहिए। आप आइडेंटिफाई कर लो ना, लैंड होल्डिंग्स का क्या कर लो, आप डिजिटाइजेशन कर दो, लैंड होल्डिंग्स का सारे को डिजिटाइजेशन कर दो, डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स। फिर आप देखो कि भाई किसके नाम है, कौन खेती करता है, किसकी कितनी इनकम है। अगर कोई सही में खेती करता है, आपका मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, तो उसको बाहर रखो। जो आपके रिच फार्मर्स हैं या फिर ऐसे अमीर लोग हैं जो उसका फायदा उठाते हैं, इन पर टैक्स लगाओ। ठीक है, तो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। नहीं नहीं, 68% वाला कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, लॉजिक ये है, ठीक है, अगर 70% भी फार्मर्स हैं और अगर वो मार्जिनल और स्मॉल है, वो अगर नहीं देते टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हो कि अमिताभ बच्चन फायदा ले रहा है, तो ये गलत है। उसको क्या कमी है पैसा। ये लो कैपिटल रिसीट वाली स्लाइड, इसमें देखनी थी कैपिटल रिसीट। क्या आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी? आप कैपिटल रिसीट वाली स्लाइड ये है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली, डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर वाला हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, इस पर पूरा देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्यों आपने एग्जेम्प्ट रखा हुआ है सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है। वोट बैंक पॉलिटिक्स इसका एक कारण है और कोई कारण नहीं तो कब का लगा देते हैं। और नीति आयोग ने बोला भी है, देखो नीति आयोग ने बोला है कि लगाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा लैंड रिकॉर्ड। आपके पास डेटा होगा तो आपको पता होगा ना कौन मार्जिनल है, कौन स्मॉल फार्मर है, किसको फायदा मिलना चाहिए। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से सब चलता है, क्योंकि किसान जो फार्मर वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है, और फार्मर के नाम पे फायदा आपको पता है। पंजाब आप चले जाओ, हरियाणा आप चले जाओ, वहां के सारे फार्मर्स के पास ऑडी है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। तो उन पे उनको टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। एक जो मार्जिनल फार्मर है बेचारा, जो कुछ नहीं कमा रहा, उसको फायदा देना ठीक है, उसके नाम पे ये लोग अपना पैसा बनाए जा रहे हैं, तो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। आप भी आप समझो, इस पे लगा सकते हैं लेकिन लगाते नहीं। दूसरा प्रोफेशनल टैक्स होता है, स्टेट प्रोफेशनल टैक्स लगाता है। कैसे प्रोफेशनल टैक्स लगता है? जैसे मैं हूं, मेरे पे हर साल का 2500 मान लो प्रोफेशनल टैक्स लगता है, हर साल का 2500। ये स्टेट लगाता है, हर स्टेट नहीं लगाता है, वो किस हिसाब से लगता है? प्रोफेशनल टैक्स इनकम के हिसाब से। और ये डिपेंड करता है कि किस किस पे लगाना है। जैसे एग्जीक्यूटिव पे लगता है, नॉन एग्जीक्यूटिव पे नहीं लगता है। अभी के लिए आप इतना समझो, जैसे मैं जब गुजरात में था, मैं जब गुजरात में था अहमदाबाद में, तो मेरे पे हर साल का 2500 का ये लगता था प्रोफेशनल टैक्स, वहां का स्टेट लेता था, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हूँ। लेकिन मैं जैसे ही जे एंड के ट्रांसफर हुआ मेरा, जे एंड के में ये नहीं लगता था, क्योंकि जे एंड के में प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता। जब वो स्टेट था, स्टेट ही लगा सकता है टैक्स, ठीक है, यूटीज का तो सेंटर देखता है, तो स्टेट ही टैक्स लगा सकता है। तो जे एंड के में प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता, जे एंड के पास पहले ही अपने बहुत सारे टैक्स थे, तो वहां पे मेरे को ये 2500 नहीं लगता। तो यानी प्रोफेशनल टैक्स स्टेट लगाता है, और वो हर स्टेट नहीं लगाता है, जिसका मन होता है वो लगाता है। मैक्सिमम 2500 लगा सकते हो आप, मैक्सिमम आप 2500 लगा सकते हो। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत कम है, सही में कम है, साल का 2500 बहुत कम है। उसने बोला है कि इसको 12,500 तक बढ़ा दो। मतलब टैक्स दो, हर जगह टैक्स दो, ठीक है। ये कह रहे हैं। तो प्रोफेशनल टैक्स आपका हर स्टेट नहीं लगाता, कुछ स्टेट्स लगाते हैं, जे एंड के नहीं लगाता था आपका, ठीक है। तो वहां जाके मेरे को 2500 का फायदा होता साल का, ठीक है। फिर लैंड रेवेन्यू, अगर आपके पास लैंड है, उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो उस पर टैक्स लगा सकता है। फिर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, उसका जाके आप क्या कराते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हो, तो वहां पे स्टैंप वगैरह खरीदते हो, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी देनी पड़ती है, वो सब आपका लगाता है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे कल एक लड़का पूछ रहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स तो अर्बन एरियाज में लगा सकता है, रूरल एरियाज में तो प्रॉपर्टी आपकी बहुत सस्ती होती है, तो अर्बन एरियाज में प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकता है, लेकिन लगाते नहीं है, ये भी नहीं लगाते। स्टेट्स के पास दिक्कत क्या है ना, स्टेट्स के पास दिक्कत ये है, स्टेट के पास ये वाला टैक्स है, ये वाला टैक्स है, ये वाला टैक्स है, ये तो लगाते हैं, चलो ये तो होता ही है, ये तो मैंने भी दिया था, अभी मैंने नया मकान खरीदा था तो मैंने दिया था। ये वाला भी कम लगाते हैं। स्टेट के पास टैक्स लगाने के तरीके हैं, लेकिन वो लगाता नहीं है, क्योंकि वो किसकी तरफ देखता है? वो सेंटर की तरफ देखता रहता है हमेशा कि ये पैसा दे देगा। स्टेट के पास वो क्या, और या फिर स्टेट लगाएगा तो किस पे टैक्स लगाएगा? लिकर पे, कि भाई ये इस पे लगा देते हैं, और दूसरा उसको पेट्रोल डीजल पे तो मिल ही रहा है भाई। बोला अब इनमें कौन दिमाग लगाएगा इतना ही। तो प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं, बल्कि फाइनेंस कमीशन बोलता है कि हर स्टेट को अपना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा देना चाहिए, और साथ में उसको जो लोकल बॉडीज है उनको बोलना चाहिए कि वो लगाए प्रॉपर्टी टैक्स, ताकि उनके पास भी टैक्स कुछ आए। सबको स्टेट कितना, सबको सेंटर कितना पैसा दे, ठीक है। तो ये आपके टैक्सेस आपको याद रखने प्रीलिम्स के लिए, ठीक है।
हाँ, रूरल में लगा सकते हो, लेकिन रूरल में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का कोई लॉजिक बनता है? ठीक है, मैंने ये थोड़ी ना बोला रूरल में आप नहीं लगा सकते, रूरल में आप लगा सकते हो। मैंने बोला ना अभी लोकल बॉडीज को आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। इसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये हमने कर ही लिया, ये आपको पता ही है। तो ये आपका टैक्सेस हो गए आपके। अब देखते हैं मेरिट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आया था आपके प्रीलिम्स में। ठीक है, मेरिट से क्वेश्चन आया था आपके। तो अभी डायरेक्ट टैक्सेस की मेरिट देख लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मेरिट डी मेरिट देख लेते हैं, फिर कल से शायद हमारा जीएसटी शुरू हो जाएगा। तो मेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है प्रीलिम्स में, यहाँ से भी आता है क्वेश्चन। तो डायरेक्ट टैक्सेस की सबसे पहली मेरिट है दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। आपका क्वेश्चन यहीं से आया, दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्यों? हायर टैक्सेस ऑन रिच पर्सन एंड लो और नो टैक्स ऑन पुअर पर्सन। बिल्कुल सही है, प्रोग्रेसिव का यही मतलब होता है। प्रोग्रेसिव मतलब अच्छे हैं, वो इकोनॉमिकली अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? गरीब से आप ले नहीं रहे हो, अमीर से आप ज्यादा ले रहे हो, और अमीर से लेके वो गरीब के लिए यूज कर रहे हो। वो टैक्स आपने लिया तो गरीब के लिए तो यूज कर रहे हो। आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, गवर्नमेंट आपने स्कूल्स खोले हुए हैं, कॉलेजेस खोले हुए हैं, गरीब को आप सब्सिडी दे रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अमीर से ले रहे हो और उसका यूज कर रहे हो पुअर पीपल के। पहला है आपका दे आर प्रोग्रेसिव नेचर। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव है तो दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी इन द सिस्टम। इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस इज टेकन फ्रॉम रिच एंड यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर। डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करते हैं, क्योंकि आप अपना टैक्स बचाने के लिए सेविंग्स करोगे, पीएफ में डालोगे या एलआईसी में डालोगे, और उससे क्या होता है आपका आगे जाके गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के लिए पैसा मिलता है, क्योंकि आप एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस लेने के लिए, इससे आपको टैक्स में कंसेशन मिलेगा ना। आपने जितना ज्यादा पीएफ में सेव किया, एलआईसी में सेव किया, जितना गवर्नमेंट ने दे रखा है डिडक्शन, उतना सेव करके आप पैसा बचाते हो। अब एलआईसी और पीएफ में पैसा आपका लंबे टर्म के लिए चला गया, वो गवर्नमेंट आगे यूज करेगी किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितनी ज्यादा आप लोग सेविंग्स करोगे, उतना ही ज्यादा सिस्टम में पैसा जाएगा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, उतना ही ज्यादा आपके एसेट्स क्रिएट होंगे, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी ग्रोथ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? घूम फिर के वही पॉइंट आ रहा है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर सर्टेन इन नेचर। सर्टेन है, आपको पता है कितना टैक्स देना है आपको। आपको पता है आपको 10%, आपको 5% देना है, आपको 20% देना है, आपको 30% देना है, और कब तक जमा कराना है वो भी डेडलाइंस भी होती है कि 31 मार्च तक कराना है, या अप्रैल तक कराना है, जुलाई तक। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो बता दिया जाता है कि डेट एक्सटेंड हो गई है। मतलब ये सर्टेन है। ठीक है, कितना देना है और कब देना है। तो मैंने आपको कैनन्स पढ़ाई थी ना, कैनन्स वाला ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, और इलास्टिक होता है नेचर में, इलास्टिक इन नेचर। डायरेक्ट टैक्सेस आर इलास्टिक, दे हैव इलास्टिसिटी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक का मतलब ये है, अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा सा भी चेंज करोगे, ठीक है, मतलब अगर आप उसको बढ़ाओगे घटाओगे तो तुरंत रिजल्ट देगा। अगर आपने बढ़ाया थोड़ा सा तो आपके पास ज्यादा टैक्स आएगा, और अगर आपने घटाया तो आपके पास कम टैक्स आएगा। मतलब वो क्विक रिजल्ट्स देता है। जैसे ही आप बढ़ाओगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टैक्स मिलेगा, जैसे ही आप घटाओगे तो आपको कम टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो इलास्टिक होता है। ठीक है, जैसे ही आप बढ़ाओगे, खींचोगे तो ज्यादा टैक्स मिलेगा, उसको दबाओगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं दे आर इलास्टिक इन नेचर। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, प्रोग्रेसिव होते हैं, इनइक्वालिटी को खत्म करते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करते हैं, सर्टेन होते हैं और इलास्टिक होते हैं। अब इनके आप देख लेते हैं हम डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डीमेरिट्स, सबसे पहला डीमेरिट है कलेक्शन इसका बहुत एक्सपेंसिव है। आपको नजर रखनी होती है। चलो गवर्नमेंट सर्वेंट का तो कट गया, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जिनका प्राइवेट बिजनेस है, उन पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। सारा उनका कहाँ से ट्रांजेक्शन किया, कितना ट्रांजेक्शन किया, सारा डेटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसमें आपको बहुत सारी मैन पावर की जरूरत होती है।
अब तो खैर फिर भी थोड़ा आपका सब क्या हो गया है, आपका सब डिजिटल हो गया है तो थोड़ा आसान हो गया, लेकिन पहले तो आपको क्या है मैन पावर की, पहले तो रेड भी आप मारते थे। आज की डेट में भी रेड तो आपकी कौन सी होती है, मैनुअली होती है। आप रेकी करते हो पहले कि इसके पास कितना पैसा, इसने टैक्स पे नहीं किया, उस पर 15 दिन तक आप नजर रखते हो, फिर आप अपने ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हो, फिर वो आता है, फिर दूसरी टीम नजर रखती है, फिर जब एस्टेब्लिश हो जाता है लगभग 6 महीने तक नजर रखी जाती है। फिर जब जैसे जम्मू में आपकी बहुत सारी रेड्स पड़ी थी, वो ऐसे पड़ती है, नजर रखी जाती है कहाँ जाता है, कितनी गाड़ियां हैं, किससे मिलता है। फिर जब एस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ ये बहुत अमीर है और इसलिए टैक्स नहीं देता, फिर उसके घर पे रेड की जाती है, जितने भी ठिकाने होते हैं सब पे। तो आज भी मैनुअल होती है, तो इसमें बहुत लोगों का बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। ठीक है, तो वो तो दिक्कत है ही। इनडायरेक्ट टैक्स में कोई दिक्कत ही नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में आप खरीदोगे तो पैसा देना है। डायरेक्ट टैक्स में आपको नजर रखनी पड़ेगी कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। एक्सटर्नलिटी इज नॉट काउंटेड, एक्सटर्नलिटी इज नॉट काउंटेड। Now, what do you mean by externality? What do you mean by externality? एक्सटर्नलिटी का मतलब ये है कि ये आपका टैक्स है, हम यहाँ पे मान लो 30% टैक्स देने वाले दो लोग हैं, ए और बी। अब हम इनसे ले तो दोनों से 30% रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि ये कमा के किस तरह से लाए थे, हम इनके यहाँ एक्सटर्नली नहीं देख रहे कि ये किस तरह से कमा के लाए थे। मान लो ये 30% वाला है, इसकी कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, और इसकी लेदर इंडस्ट्री है, मान, ये बहुत पॉल्यूशन करता है और पूरी रिवर को इसने बर्बाद कर दिया है, ठीक है, वहीं पे सारा वेस्टेज डिस्पोज कर देता है, यमुना को पूरा बर्बाद कर दिया, उसके किनारे पे इसकी इंडस्ट्री है। इसने 30% तो टैक्स दे रहा है, लेकिन ये एनवायरमेंट के लिए कैसे एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका एनवायरमेंट पे, दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे मान लो 30% है, ये दूसरा 30% वाला कोई मान लो टीचर है आपका, अब ये टीचर है, ये भी 30% दे रहा है। टीचर एक तो पहले बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, तो अपनी मेहनत का पैसा आपको दे रहा है 30%। दूसरी बात क्या है, ये कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, जॉब्स तो ये भी दे रहा है, जॉब्स तो लोगों को दे रहा है, लेकिन ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी काउंट कर रहा है। ये कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वो स्टूडेंट्स आगे जाके बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, या फिर आपका मान लो आईएएस बनेंगे, ठीक है, कुछ भी बनेंगे, मतलब वो आगे जाके एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनको, जॉब्स मिलेंगे, एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है, मतलब अच्छा काम करेंगे, तो वो आगे जाके कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये और ज्यादा लोगों को क्या कर रहा है, और ज्यादा आपके क्या कर रहा है, एसेट्स क्रिएट कर रहा है, जो आगे जाके और एसेट्स क्रिएट करेंगे, और ये कोई नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी क्रिएट नहीं कर रहा। ये यहाँ पे कैसे एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। कैसे एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है ये क्रिएट कर रहा है यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, लेकिन आप टैक्स दोनों से बराबर ले रहे हो। एक सेकंड, ये यहाँ पे कौन सी एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है, ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, लेकिन आप टैक्स दोनों से क्या ले रहे हो, आप टैक्स दोनों से 30% ले रहे हो भाई। आपने दोनों को क्या माना हुआ है, दोनों को आपने बराबर माना हुआ है। वॉइस, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन माई वॉइस? इज देयर एनी प्रॉब्लम? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? अभी है प्रॉब्लम वॉइस में, यहाँ पे वो है ना क्लाउडी, क्लाउडी वेदर है, तो थोड़ा रिसेप्शन में बीच बीच में कट हो रही है। अभी क्लियर है ना, इज इट क्लियर नाउ?
ठीक है, वैसे भी क्लास खत्म होने वाली, इट्स हार्डली 10 मिनट्स। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप देखो एक्सटर्नलिटी काउंट नहीं हो रही, एक्सटर्नलिटी काउंट नहीं हो रही है। आपने इससे भी 30% ले रहे हो, इससे भी 30% ले रहे हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी को इसको हटा देते हैं। ठीक है, वन मोर एग्जांपल। शाहरुख खान है, सिगरेट का ऐड करके पैसा कमा रहा है, या आपका मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, ठीक है, इसका ऐड करके कमा रहा है, या आपका अजय देवगन है, वो भी 30% टैक्स दे रहे हैं। लोगों को क्या कर रहे हैं, वो गलत चीजें सिखा रहे हैं। दूसरी तरफ रतन टाटा है, वो एक कंपनी खोलता है, साथ में CSR भी करता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, लोगों को जॉब्स भी दे रहा है, कंट्री को टैक्स भी दे रहा है, उस पर भी आप 30% लगा रहे हो। ये देश के लिए अच्छा कर रहा है, ये देश के लिए गड़बड़। कोई भी एक्टर ले लो आप, शाहरुख खान ही क्यों, अगर आप शाहरुख खान के मतलब आपका फेवरेट है तो शाहरुख खान को नहीं लो, अजय देवगन को ले लो, किसी को ले लो आप। वो क्या कर रहे हैं, उल्टे सीधे ऐड करके पैसा कमा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको भी 30%, इनको। एक्सटर्नलिटी काउंट नहीं होती है कि कौन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है, कौन नेगेटिव, कोई मतलब नहीं है उससे, टैक्स से मतलब है। तो ये वाला प्रॉब्लम है एक्सटर्नलिटी का प्रॉब्लम। एक्सटर्नलिटी इज नॉट काउंटेड इन केस ऑफ योर डायरेक्ट टैक्सेस, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में होती है। सिगरेट पे ज्यादा टैक्स होगा, सिगरेट पे ज्यादा टैक्स होगा क्योंकि ये हार्मफुल है, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। टोबैको पे ज्यादा टैक्स होगा। इनडायरेक्ट में हम एक्सटर्नलिटी को काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे काउंट नहीं होती। और अगला क्या है, आपकी हार्डशिप इज नॉट काउंटेड। हार्डशिप, मान लो कोई है, कोई ए पर्सन है, उसके बाप दादा या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट जो भी हैं, वो उसके लिए बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, उसने वो सारी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा दी, आराम से लाखों कमाता है। एक दूसरा बी है पर्सन, वो टीचर है मेरी तरह, वो दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाता है, ये भी 30% दे रहा है, ये भी 30% दे रहा है। ये आराम से घर पे बैठता है, रोज पार्टी करता है, ऐश करता है, महीने का आराम से 4-5 लाख रुपए कमा रहा है। ये बेचारा सुबह शाम पढ़ाता है, और ये कोई पार्टी भी नहीं कर सकता, अगले दिन क्लास लेनी है, ये भी 30% दे रहे हैं। हार्डशिप इज नॉट काउंटेड। कौन कितनी मेहनत कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस टैक्स आपको 30%, अगर ये भी आपका 30% आ रहा है, 30% देगा, ये भी 30% देगा। ये बड़े आराम से कमा रहा है, ये बड़ी मेहनत से कमा रहा है, तो हार्डशिप इज नॉट काउंटेड। ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस लगा दिए, अगर आपने बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस लगा दिए, तो एक तो फॉरेन वाले यहाँ पे नहीं आएंगे। वो यहाँ क्यों आएंगे, वो दूसरी कंट्रीज में जाएंगे जहाँ पे टैक्स नहीं है। तो अगर आपने डायरेक्ट टैक्सेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर आप टैक्सेस ज्यादा कर दो तो एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास कम आएगा, और लोग काम करना बंद कर देंगे। लोग बोलेंगे सारा पैसा टैक्स में दे देना है, तो क्यों काम करें। जैसे मान लो आप टैक्स कर दो 80%, तो अगर 100 रुपए में से 80 सरकार को देना है, तो मैं क्यों काम करूंगा। मैं कमाऊंगा ही इतना सा कि मेरे को टैक्स ना देना पड़े, आराम से खेती करेंगे, फिर फॉरेन वाला भी क्यों आएगा। और आपका लिटिगेशन प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया था ना वोडाफोन वाला केस, कैपिटल गेन्स टैक्स, हमारे लूप होल्स है टैक्सेशन सिस्टम में, उसकी वजह से लिटिगेशन मतलब कोर्ट में केसेस बहुत चलते हैं। वोडाफोन कहता है मैंने कोई टैक्स चोरी नहीं की, हमारी गवर्नमेंट कहती है तुमने टैक्स चोरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वोडाफोन के फेवर में दिया, लेकिन लिटिगेशन चलता रहा। इससे एक तो इमेज खराब होती है, बाहर वाली कंपनीज क्या सोचती है कि ये तो हमारे साथ भी ऐसे हरेसमेंट करेंगे। लिटिगेशन प्रॉब्लम से उससे आपकी कंट्री की इमेज खराब होती है। ठीक है, तो दीज आर डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डीमेरिट्स आपको समझ आ गई। नहीं, क्रिकेट देखो, मैं तो आपको क्या कहता हूं, अगर आप में से कोई लॉयर है, ठीक है, अगर आप में से कोई लॉयर है या फिर कोई आपका दोस्त वोस्त कोई लॉयर है, तो मैं तो आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, आप एक PIL डाल दो। ठीक है, ये एक डायग्राम देखते हैं फाइनली, ये कल देखेंगे। ठीक है, डायग्राम कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है।
आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आपका कोई दोस्त लॉयर वगैरह है तो आप एक PIL डाल दो। PIL डाल दो एक, अगर आप मेरी मानो, ठीक है। दो PIL डाल दो दो चीजों के लिए। एक तो क्रिकेट बैन कराने के लिए, बहुत सारे पॉइंट है उसको बैन कराने के। पहले क्रिकेट देश के लिए खेला जाता था, वो तो खत्म। दूसरा, इंस्टाग्राम को बैन कराने के। आपकी PIL एडमिट हो ना हो, आप जरूर फेमस हो जाओ, क्योंकि इन दोनों का कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं दिखाई देता है। आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, मेरा व्यू पॉइंट ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी,